everyone, my name is Neha Sachdev and I am your English tutor at Step Up Academy. So I welcome you to Step Up Academy. और ये वेलकम क्यों किया जा रहा है, आज हमारी मेन कोर्स रीडर दैट इज फ्लामिंगो का लास्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 8 जो कि प्रोज है गोइंग प्लेसेस। आज हम उसको एक ब्रीफ व्यू में समझने वाले हैं, बहुत ही कम से कम टाइम में कंप्लीट चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग लेंगे फॉर योर एग्जाम। नाउ अब जल्दी से समझते हैं कि ये चैप्टर है क्या, इसका नाम क्या है, गोइंग प्लेसेस। तो आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है गोइंग प्लेसेस की? क्या कोई राइटर ने या प्रोटैगनिस्ट ने ऐसा कुछ लिखा है कि वो अलग अलग जगह पर जाते हैं और वहाँ के एक्सपीरियंसेस? तो नहीं। आई वुड लाइक टू आस्क यू अ वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी कौन सी एज में होते हैं? एडोलेसेंस एज में होते हैं। एडोलेसेंस का मतलब होता है जो आपकी टीन एज चल रही होती है, उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अग्री? यस, होना तो पड़ेगा ही अग्री, बिकॉज दैट इज वेरी क्लियर। अब ऐसी ही एक स्टोरी है जो आप अपने आप को रिलेट कर सकते हो बहुत ही ट्रूली और बहुत ही ट्रू सेंस में, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वो भी आप लोगों के जैसी एक कैरेक्टर है, एक लड़की है जिसका नाम है सोफी। अब सोफी जो है वो अब गोइंग प्लेसेस और ये क्या चीज़ें हैं, तो वो क्या है, लाइक अदर्स वो अपने एज के बच्चों के जैसे ही क्या करती है, वो चीज़ों को फैंटेसाइज करती है, वो चीज़ों को लाइक वो बहुत ही जल्दी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और वो इमेजिन कर लेती है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसा हो रहा है। लाइक शी इज मोर इनटू द रियल वर्ल्ड देन लिविंग इन द रियल वर्ल्ड। वो रियलिटी से इतनी एक्वेंटेड नहीं है और उसका अपना ही एक वर्ल्ड है जिसकी मतलब वो जिस वर्ल्ड में रहती है उसने खुद ही वो उसको इमेजिनेशन से बिल्ड करा है और उसमें सारी चीजें बहुत ही सिस्टमैटिक चल रही है उसकी इमेजिनेशन में। बट जब हम समझेंगे तो देखेंगे इनका रियलिटी से कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। सो दैट इज जस्ट फैंटेसी। वो चीज़ों को सिर्फ एडमायर करती है और ऐसा सोचती है कि ऐसा हो और ऐसा। और रियलिटी तो ये होती है कि जो लड़की है ये लो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है, जिनका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता और इसीलिए ये लोग बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं। और ये जो मेन कैरेक्टर है ये खुद भी एक बिस्किट मेकिंग इंडस्ट्री में काम करती है। तो यही चीज़ों के साथ आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर गोइंग प्लेसेस। स्टूडेंट्स बहुत मज़ा आएगा बिकॉज आप खुद को सूफी की जगह पुट करके देखिए और अपनी लाइफ से चीज़ों को रिलेट करके एंजॉय करिए टू द फुलेस्ट। सो कम स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम जस्टिफाई करते हैं टाइटल को। व्हाई दिस टाइटल गोइंग प्लेसेस? अब रियलिटी में फिजिकल लोकेशन पे तो ट्रैवल नहीं किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। सो लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इट इज। द टाइटल ऑफ द लेसन इज quite justified, as going places is an idiomatic expression meaning to be successful in one's career. देखो, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, but building castles in air ये कोई भी अच्छी बात नहीं। ख्याली पुलाव पकाना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। Being a teenager we do understand some sort of attractions होते हैं, infatuations होते हैं, fantasies होती है, illusions होते हैं, हमारे अपने perceptions होते हैं, हमारी अपनी सोच होती है। वो सब चीज़ें अपनी जगह पर लिमिट में रहें तो बहुत अच्छी हैं, बट अगर वो चीज़ें लिमिट को क्रॉस कर जाती है और जब हम उन चीज़ों में इंडल्ज ऑल टुगेदर ड्वेल कर लेते हैं और वहाँ से बाहर आना मुश्किल होता है और जब हम बाहर नहीं आते तो रियल वर्ल्ड को हम फेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम अपने करियर में या हम अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। दैट इज़ द मेजर ड्रॉबैक और द फेलियर दैट अ टीनेजर फेसेस इन रियलिटी। तो उसके बारे में ही ये सारी चीज़ें हैं। The title of the lesson is quite justified, as going places is an idiomatic expression. यहाँ पर गोइंग प्लेसेस एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है जो क्या बता रहा है, मीनिंग टू बी सक्सेसफुल इन वंस करियर। गोइंग प्लेसेस का मतलब यहाँ पर ये है कि टू बिकम सक्सेसफुल इन वंस करियर। जो आपने करियर को जिस पाथ पे चलना प्लान करा है या जिस करियर को, जिस गोल को जो आपने अपना ऑब्जेक्टिव बनाया है उसको हासिल करना और उस पर सही सक्सेसफुल तरीके से मूव करना, दैट इज गोइंग प्लेसेस हियर इन दिस चैप्टर।
chapter. The lesson is all about Sufis. ये जो चैप्टर है इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? सूफी का कैरेक्टर है. एंड इट इज ऑल अबाउट सूफीज विश एंड फैंटेसी टू कम आउट ऑफ द ड्रगरी ऑफ बिलोंगिंग टू द लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी. अब बाकी लोगों जैसे जो लोअर मिडिल में या थोड़े जो मिडिल क्लास के होते हैं या और पुअर इनकम सोसाइटी की फैमिलीज को जो बिलोंग करते हैं, उनके बच्चों के, वहाँ के लोगों के ऐसे ड्रीम्स होते हैं कि हम भी अमीरों जैसे लाइफस्टाइल में रहें, हमारे पास भी इतना पैसा हो, हमारी लाइफ भी इतनी लाविश हो, हम भी इतनी जगहों पर घूमने जाएं, हम भी पार्टीज एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें. तो ये एक अमीर बनने की जो इच्छा होती है वो एक हर इंसान में होती है. और वही केस यहाँ पर सूफी के साथ भी है. तो सूफी की एक विश है एक डिज़ायर है, एक फैंटेसी है टू कम आउट ऑफ द ड्रजरी ऑफ बिलोंगिंग टू द लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी. अब वो कहाँ से बिलोंग करती है? एक लोअर इनकम फैमिली है, एक सोसाइटी में जो लोअर क्लास के लोग हैं उसको बिलोंग करती है इसकी फैमिली. तो वो उस जो वो दलदल है उसको इतना नेगेटिव बता रही है कि उस स्ट्राटा से वो बाहर आने के लिए वो क्या विश करती है, वो यही विश कर रही है. और ऐसी अमीरी वाली लाइफ को, एक लाविश लाइफ को, एक बहुत ही किंगिश लाइफस्टाइल को वो फैंटेसी करती है. And to go places. सूफी also goes places in her fantasies. अब वो ट्रेवल तो करती है, वो जाती है एक जगह से दूसरी जगह, but it is all in her mind, it is all in imagination, जिसका रियल वर्ल्ड से कोई भी रिलेशन नहीं होता. इट्स जस्ट ऑल कि एक बहुत स्क्रिप्टेड, बहुत ही प्लान्ड और बहुत ही परफेक्ट तरीके से उसकी रियल लाइफ चल रही है जो रियलिटी में कभी आने को तैयार ही नहीं होती है. ऑल्सो इट्स अ गुड थिंग टू ड्रीम. अब फाइनली यहाँ पर हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि ड्रीम जब आप ज़्यादा सपने देखोगे, जब आपके ड्रीम्स हाई होंगे, जब आपके गोल सेट होंगे, तभी आप लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करने की कोशिश करोगे. सो इट्स ऑलवेज गुड टू ड्रीम थिंग्स कि आप अच्छी चीज़ों का सपना देखो, उनको इंस्पायर करो और उनको पाने की, उनको हासिल करने की कोशिश करो. दैट्स रियली गुड. बट ड्रीम शुड बी रियलिस्टिक. बट ड्रीम्स ऐसे होने चाहिए जो हमें हमारे ग्राउंड से कनेक्टेड करके रखे, रियलिस्टिक होने चाहिए. हवा में हमें बातें नहीं करनी चाहिए. रियलिटी में रह के अपने आसपास की सराउंडिंग्स को ध्यान में रखते हुए, अपनी फैमिली बैकग्राउंड को चेक करते हुए हमें अपनी चीजों को सेट करना चाहिए. Merely fantasizing and daydreaming will cause disillusionment. अब क्या बोला है कि अगर हम सिर्फ सपने देखना अच्छी बात होती है, रियलिटी चेक करना उससे भी जरूरी चीज होती है. बट अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ फैंटासाइज करेंगे, सिर्फ कल्पनाएं करेंगे, सिर्फ ऐसी चीजों के बारे में सोचेंगे जिनका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, कॉन्ट्ररी टू रियलिटी है, तो वो उसके बारे में यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? मियरली फैंटासाइजिंग एंड डे ड्रीमिंग. दिन में सपने देखना, लाइक खाली पुलाव पकाना, जिनको हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, तो उनकी बात करेगी कि अगर हम सिर्फ फैंटासाइज करें चीज़ों को, हम सिर्फ चीज़ों के बारे में सोचें, इमेजिनेशन करें और रियलिटी वाली चीज़ तो उसमें कुछ होती नहीं, या हम सिर्फ डे ड्रीमिंग, दिन में बैठे बैठे हम खुली आंख से भी अगर सपने देखें, तो ये सारी चीजों की बात करिए, विल जस्ट कॉज डिसइल्यूशनमेंट. वो सिर्फ एक इल्यूजन ही बनाएंगे और एक ऐसी इल्यूजन जो कि कभी सही हो ही नहीं सकती. मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसा एक सीन हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे जो कि बिल्कुल भी रियलिटी से कनेक्टेड नहीं है और ना ही वो अचीवेबल है. Unless one is hard working and preserving. क्या बोला गया? persevering. जब तक कोई इंसान हार्ड वर्क ना करे, सिर्फ आप सपने देख रहे हो कि काश मेरे पास लीमोजीन हो, काश मेरे पास एक बड़ा बंगलो हो, काश मेरे पास ऐसी चीज़ें हो, लेकिन आप उन चीज़ों को पाने के लिए हार्ड वर्क तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे, फिर आप कंसिस्टेंट भी नहीं हो, आप लगातार भी नहीं हो कि आप उस चीज़ में लगातार प्रयास कर रहे हो कि मैं उस गोल को हासिल करने के लिए मैं
बहुत मेहनत करो। तो ना तो ये हार्ड वर्किंग वाली चीज़ है वहाँ पर, ना ही परसिवरिंग वाली चीज़ है कि आप कॉन्टिन्यूसली उस चीज़ को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हो। ये दोनों चीज़ें नहीं है। तो मियर ड्रीम्स विल ओनली लीड टू डिसअपॉइंटमेंट। तो सिर्फ सपने देखना बिना रियलिटी चेक के, बिना हार्ड वर्क के और बिना किसी गोल के कि आपने कुछ प्लान नहीं करा, बस सपने देख रहे हो, उनके लिए हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो उनको अचीव करने के लिए, और ना ही आप कॉन्सिस्टेंटली कोशिश या एफर्ट्स कर रहे हो कि कैसे हम अपने गोल्स को अचीव करें। तो अगर आप सिर्फ सपने देखते हो, सो दैट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। और यहाँ पर क्या बोला गया, इट विल मियरली लीड to disappointment in life. So this is all about the brief introduction of the chapter. अब हम जल्दी से समझते हैं इसकी थीम क्या है। थीम, it is exactly that primary idea, that central idea, that primary argument around which the entire chapter revolves. अब जैसे कि आपको समझ तो आ ही गया होगा, it is all about illusion, it is all about fantasizing things, it is all about daydreaming. तो उसके बारे में हम समझते हैं what exactly is the theme of the chapter. So in this chapter the author stresses on the fact that it is quite natural for teenagers. Teenagers किसको बोला गया है, नाम से समझ में आ रहा है। मैंने बिगिनिंग में भी बोला था adolescents को teenagers बोला जाता है, specifically teen क्यों बोला गया यहाँ पे। So it refers to the age group of 13 to 19, 13 से लेके 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। तो जहाँ पे टीन आता है तो ये 13 से लेके 19 ईयर, ये जो 7 इयर्स का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम टीनेजर बोलते हैं। उन जो इस एज में फॉल करते हैं उन लोगों को हम टीनेजर बोलते हैं या एडोलेसेंस एज बोल सकते हो। टू हैव अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, अब ये बोल रहे हैं कि ये ऐसी टेंडर एज होती है, इतनी नाजुक एज होती है कि जैसा मोल्ड कर दो ये उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग इस एज में आके बहुत सिंसियर हो जाते हैं, बहुत फोकस्ड हो जाते हैं, बहुत गोल ओरिएंटेड हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव उनका बहुत क्लियर होता है और उसी को अटेन करने के लिए बहुत ही डिसिप्लिन हो जाते हैं। और कुछ लोग वाइजी वर्सा उल्टा हो जाते हैं कि कुछ लोग पढ़ाई में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहते, उनको बाकी की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है, वो दूसरी चीज़ों को फैंटेसाइज करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर ऑथर ऐसा बोल रहे हैं कि इट इज़ क्वाइट नेचुरल, ये काफ़ी नेचुरल सी बात है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि ऐसा सोफे के साथ क्यों हुआ। सो इट्स क्वाइट नेचुरल फॉर टीनेजर्स, हार्मोन्स चेंज होते हैं, माइंडसेट चेंज होता है, एज चेंज होती है। सो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट दे हैव अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, स्पेशली व्हेन देयर फैमिलीज आर नॉट वेल ऑफ। वेल ऑफ का मतलब होता है जब अच्छी खासी उनके फैमिलीज स्टेबल नहीं होती, उनका फैमिली जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि बच्चे ऐसे चीज़ों को फैंटेसाइज करने लग जाते हैं जो कि अनरियल होती हैं, उनके लिए अनरियल होती हैं। If the fantasies are beyond our approach, it may lead to miseries. अब fantasies अगर ऐसी हैं जो जिनको हम सोच के भी, हम सपने में भी सोच कर उनको अप्रोच नहीं कर सकते, so that is what that would lead to miseries. वो हमारे लिए बहुत सारी पेन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी और हमारी लाइफ को बहुत ही मिजरेबल बना देगी, बिकॉज हमने कोई ऐसी चीज़ के बारे में सोचा है, हमने कोई ऐसी चीज़ के बारे में फैंटेसी करी है जो हम कभी भी, इट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, लेकिन फिर भी हमने इमेजिन करा, लेकिन वो रियली उस चीज को अप्रोच कर पाना, उस चीज को हासिल कर पाना, इट इज समथिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो उसकी वजह से क्या होगा, हम डिसहार्टेंड हो जाएंगे, हमारा दिल टूट जाएगा, क्योंकि वो रियलिटी में तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती थी। तो इससे क्या होगा, हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा पुअर हो जाएगी, बिकॉज हम हमेशा डिसहार्टेंड रहेंगे, हम डिससैटिस्फाई रहेंगे, हमें कोई खुशी नहीं रहेगी। क्यों खुशी नहीं? क्योंकि हम कुछ फैंटेसाइज कुछ और कर रहे थे, रियलिटी तो बिल्कुल ही उसको ऑपोजिट है। सो दैट विल क्रिएट ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स।
यंगस्टर्स यूजुअली आइडलाइज सक्सेसफुल पीपल एंड ड्रीम्स ऑफ फॉलोइंग देयर फुटस्टेप्स। अब यंगस्टर्स क्या करते हैं, हर आप भी ऐसे हैं और आपके जितने भी क्लासमेट्स आप उनसे भी ऐसा चेक कर सकते हैं। इवन आई व्हेन आई वाज इन माय एडोलेसेंस एज आई माइट बी द सेम। तो हम लोग क्या करते हैं, जब यंगस्टर्स जब टीन एज में होते हैं तो दे यूजुअली आइडलाइज सक्सेसफुल पीपल। वो किसी को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, किसी को अपना आइकन पर्सन समझ लेते हैं और किसी को अपना आइडल बना लेते हैं कि इसके जैसा मेरे को बनना है। अब ये जो जैसे वो चीज़ों को फॉलो करते हैं, जो खाते हैं, जो पहनते हैं, जैसा करते हैं, जैसा एक्ट करते हैं, जैसा रिएक्ट करते हैं, वो सारे चीज़ों को फॉलो करते हैं बिकॉज वो उस पर्सन को एग्जैक्टली अपना इंस्पिरेशन सोर्स मानते हैं, रोल मॉडल या आइडल पर्सन या आइकन पर्सन समझते हैं। So youngsters usually idolize successful people and dreams of following their footsteps. अब successful people की कैटेगरी में कोई भी आ सकता है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के कोई पीपल हो, एथलीट से बिलोंग करते हो, या फिर कोई बहुत ही मिलियनियर बिलियनियर क्यों ना, कोई रिच बिजनेसमैन हो, कोई एंटरप्रेन्योर हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी पर्सन हो सकता है जो किसी यंगस्टर को इंस्पायर करता हो। अब वो क्योंकि वो उस इंसान से इंस्पायर होते हैं, सो दे try to walk on their footprints, जो रास्ता उन्होंने पेव करा, the way that they have paved, उस पे फुटप्रिंट्स पे फुटस्टेप्स पे चल के उस पर्सन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। Their dreams drive them away from the harsh realities of life. अब क्या होता है, उनके जो ड्रीम्स होते हैं they drive them away from the harsh realities of life. अब उनके जो सपने हैं और एक तरफ उनकी फैंटेसीज होती है, उनके ड्रीम्स होते हैं और एक तरफ रियलिटी ऑफ लाइफ होता है। अब हकीकत में क्या होता है, जब अपने ड्रीम्स को एस्पायर करने की, अपने ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो जितनी भी बिटर रियलिटीज़ होती, जितनी भी हार्श रियलिटीज़ होती है लाइफ की, वो उनको कहीं ना कहीं बैक पुल करती हैं या उनको वहाँ तक जाने में उनका हर्डल बनती है या हिंडर क्रिएट करती है। सो दिस इज व्हाट स्टेटेड हियर, देयर ड्रीम्स ड्राइव देम अवे फ्रॉम दी हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। उनके सपने जो हैं, जो उन्होंने अपने सपने बुने हैं, उन्होंने जो अपनी एक रियल वर्ल्ड को बनाया है, वो ये जो रियल वर्ल्ड, उनकी जो रियलिटी है कि वो किस मिजरेबल लाइफ में रहते हैं या क्या पुअर स्टेटस है या क्या फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड है, इन सारी हकीकतों से, इन सारी सच्चाइयों से उनके सपने जो हैं, उनकी जो फैंटेसीज हैं स्पेशली, उनको दूर करती हैं। नाउ This makes it difficult for them to come in terms with life. और यही वो सारी चीज़ें हैं जिसके बीच में वो ब्रिज नहीं कर पा रहे हैं, जिन दो एंड्स को, ये ऐसे दो एंड्स हैं और ये ऐसे एंड्स हैं, एक तरफ पूरी रियलिटी और एक की तरफ पूरी रील, एक रियल और एक रील। अब वो दो चीज़ें कनेक्ट नहीं कर पाते और जिसकी वजह से वो लाइफ को समझने में फेल हो जाते हैं। This makes it difficult for them to come in terms with life. और लाइफ में वो सही मायने से जिंदगी जी ही नहीं पाते, ये चीज वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। उनकी जो बॉडी है, उनका जो माइंडसेट है, उनकी जो एज है, उनकी जो फीलिंग है, थॉट्स हैं, इमेजिनेशंस हैं, उनके जो गोल्स हैं, वो उनको एक्सेप्ट करने के लिए अलाउ नहीं करते और जो चीजें उनको अलाउ कर रही हैं वो उन चीजों को अचीव नहीं कर सकते बिकॉज रियलिटी तो यही है, उनका जो एरिया है, उनका जो डेफिनेशन है, वो यही कहीं तक कहीं डिफाइंड है। सो These are the things what happens, और यही सारी चीजें इस entire chapter में डिस्कस करी गई हैं, जो किसके साथ होती है, Sophie. Now, coming to the very brief introduction of the chapter Going Places, which is written by A.R. Barton, discusses about the teenagers and their dreams. अभी किसके बारे में डिस्कस करते हैं, टीनेजर्स के बारे में और उनके सपनों के बारे में डिस्कस करते हैं। The author says that teenage period is all about aspirations, क्योंकि ये ऐसा पीरियड होता है 12 तक तो बच्चे इतने मेच्योर नहीं होते हैं,
उनको इतनी सारी उनके द वर्ल्ड विच इज़ अराउंड देम और विच इज़ आउटसाइड, उसको उनके बारे में इतनी समझ ही नहीं होती है। तो वो अपनी फैमिली में, अपने छोटे से फ्रेंड सर्कल में वो अपनी लाइफ को बहुत इन्जॉय करते हैं। बट जब वो थोड़ा एडोलेसेंट होते हैं, थोड़े से मेच्योर होते हैं, टीन एज में इतने मेच्योर भी नहीं होते कि वो सही से चीज़ों को समझ सके, बट थोड़े मेच्योर वो बनने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी समझ उनमें आ जाती है, थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं वो, तो तब वो इट इज़ वेरी ऑब्वियस। और ये क्या होता है उनके साथ इस टीनेज पीरियड में, इट इज़ ऑल अबाउट एस्पिरेशन। अब वो एस्पायर करने की कोशिश करते हैं, अब वो चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करते हैं, यार कि ये कितना अच्छी चीज़ है यार, ये काश ये मेरी हो जाए, मैं कैसे इस चीज़ को हासिल कर सकता हूँ। सो समथिंग विदाउट एक्चुअली चेकिंग द रियलिटी चेक। रियलिटी चेक उनको करना चाहिए कि फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है इस चीज़ में, वो बिना उन चीज़ों को समझे। इनके साथ कुछ ऐसा चीज़ होता है लाइक वॉट एवर दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, ऑल द, बट रियलिटी क्या है, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। बट ये तो फैंटेसी है, ये तो वो एस्पायर करते हैं बिना रियलिटी के। तो हर कोई चमकती जो वस्तु है, हर जो अट्रैक्टिव चीज़ है, वो इनको बहुत ईजिली अट्रैक्ट कर लेती है और ये उस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करते हैं। इनमें इनकी एक्चुअली गलती नहीं है, एज ही बहुत ज़्यादा टेंडर होती है, बहुत ही डेलिकेट एज होती है, जिसमें दे आर वेरी ऑब्वियस कि किसी भी, बिकॉज ये लोग थोड़े सेल्फ हो जाते हैं, अब उनका थॉट्स डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा इमेजिनेशन में ज़्यादा रहते हैं ये ना। They believe to achieve the impossible things in life। अब ये क्या उम्मीद करते हैं, ये ऐसा सोचते हैं, ये ऐसा बिलीव करते हैं टू अचीव द इम्पॉसिबल थिंग्स इन लाइफ। अब लाइफ में जितनी भी इम्पॉसिबल चीज़ें जो हो ही नहीं सकती, ये उनको भी अचीव करने की कोशिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स हैव अ रोल मॉडल whom they worship as their hero। अब मेजॉरिटी ऑफ जो टीनेजर्स होते हैं वो उनकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनता है उनके लिए, और वो उनको वर्शिप करते हैं, कंसिडरिंग देम एज देयर गॉड। वो उनको अपना भगवान मान के उनकी पूजा करते हैं, बिकॉज वो उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं। वो उनकी हर एक छोटी से बड़ी चीज, द वे द पर्सन dresses himself, the way the person keeps the hairstyle, the way the person wear the footwears, वो हर छोटी से बड़ी चीज़ तक उस इंसान की जो चीज़ें हैं उससे इंस्पायर होते हैं, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं और उन चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करते हैं। So this is all about this chapter going places। So now we go with reading the summary. As I told you earlier, अब हम क्या पढ़ेंगे, because exams are overhead, exams की date out हो चुकी है for the both students। तो अब हमारे पास टाइम बहुत कम है सारे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है, तो कम से कम समय में हम पूरे चैप्टर को बहुत ही प्ले वे मैनर में और रियलिस्टिक वे में समझने की कोशिश करते हैं। So let's start reading with the summary of the chapter Going Places, which is written by A.R. Barton. Now, the story begins by telling the reader about a teenage girl, Sophie। अब स्टोरी शुरू होती है जब एक टीनेज गर्ल के बारे में, अभी इंट्रोडक्शन में कौन आया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हो रहा है एक टीनेज गर्ल का जिसका नाम है सोफी। Being a normal teenager, she has also got many fantasies and dreams। अब बीइंग अ नॉर्मल टीनेजर क्यों बोला है, बिकॉज इट वाज नथिंग न्यू विद हर कि सोफी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है अपनी उसकी टीनेज में, बट इट्स वेरी यूजुअल, इट इज़ वेरी ऑब्वियस इन ऑलमोस्ट ऑल टीनेजर्स टू ड्रीम, टू एस्पायर, टू फैंटेसाइज थिंग्स अराउंड देम। तो बहुत नेचुरल है और ऐसा ही एक नेचुरल केस सोफी के साथ भी हमें देखने को मिल रहा है। बीइंग अ नॉर्मल टीनेजर, शी ऑल्सो हैज़ गॉट मेनी फैंटेसीज एंड ड्रीम्स। सोफी के भी खुद के बहुत सारे सपने हैं और उसकी कुछ कुछ फैंटेसीज हैं कि ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा करना है, ऐसा मिल जाए। तो अब देखते हैं क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग सी उसकी फैंटेसी है जिसको अब हम समझेंगे। Sophie belongs to a low middle class family that struggles with finances। अब सोफी किस फैमिली स्टेटस को, जो फैमिली का स्टेटस है दैट इज लोअर मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल, अपर मिडिल, अब वो उस क्लास को बिलोंग करती है जो मिडिल भी नहीं है, मिडिल से भी नीचे है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है।
जहाँ पे फाइनेंशियल सोर्सेज बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आप ऐसा समझ सकते हो कि वो फाइनेंशियली दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। However, she dreams to own a boutique one day. अब सबसे पहला वो क्या सोचती है कि यार मैं एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ और मैं अपना खुद का एक बुटीक स्टार्ट करना चाहती हूँ। पढ़ाई वढ़ाई में तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था, पढ़ाई तो कभी उसको अट्रैक्ट भी नहीं करती थी। इन सारी चीज़ों के बारे में वो बहुत फैंटेसाइज करती थी। तो उसको क्या लगता था, यार जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं और ये जो बड़े बड़े बुटीक्स वाले, इनको कितना अच्छा लगता होगा कि ऐसे 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 लाब्स लोगों के लोग ड्रेसेस को डिज़ाइन करते हैं। वाह, मैं भी इतनी बड़ी कभी बुटीक डिज़ाइनर या ड्रेस डिज़ाइनर बनूंगी जब मैं सैलाब्स लोगों के डिज़ाइंस ड्रॉ कर पाऊंगी। तो वो ऐसा फैंटेसाइज कर दी और यहाँ पर वो चाहती है शी ड्रीम्स टू ओन अ बुटीक वन डे, और एक दिन वो एक बुटीक की ओनर बनना चाहती है, एक बुटीक चलाना चाहती है अपना। फर्दर शी ऑल्सो ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस ऑफ अ फैशन डिज़ाइनर। अब फिर उसकी यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा और समझाना चाहूँगी। यहाँ पे हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं एंड आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द कैरेक्टर्स, बिकॉज अब हम कुछ कुछ कैरेक्टर्स के नाम देखेंगे तो पहले आपको जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो जो मेन कैरेक्टर है वो तो सोफ़ी है, जिसके आसपास पूरी चैप्टर रिवॉल्व कर रही है। अब सोफ़ी के साथ एक सोफ़ी की फ्रेंड है, ये लोग स्कूल एक साथ आना जाना करते हैं और काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। तो फ्रेंड का नेम है जेंसी। जेंसी काफ़ी रियलिस्टिक होती है, बिल्कुल ऑपोजिट होती है किसके, सोफ़ी के बिल्कुल ऑपोजिट। जितनी ये अनरियलिस्टिक होती है उतनी ही जेंसी रियलिस्टिक होती है और हमेशा कोशिश करती है कि सोफ़ी को किसी ना किसी तरीके से समझा दे और वो रियल लाइफ में वो ज़्यादा जीने की कोशिश करे, बट ऐसा कभी नहीं हो पाता। जेंसी की बात वो कभी भी नहीं मानती है। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है वो जेंसी का है, जो कि सोफ़ी की काफ़ी अच्छी फ्रेंड है। और इसके बाद अब हम बात करें सोफ़ी के फैमिली मेम्बर्स की, तो सोफ़ी अपने पेरेंट्स और 2 भाइयों के साथ रहती है। ऑल टुगेदर इनकी फैमिली में 5 मेम्बर्स रहते हैं, मदर, फादर और सोफ़ी, एक उसका बड़ा भाई और एक इसका छोटा भाई। जो उसका बड़ा भाई होता है वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर नहीं होता, एक मैकेनिक होता है, जो एक वर्कशॉप में अभी अपनी ट्रेनिंग ले रहा होता है, इंटर्नशिप चल रही होती है उनकी। तो उसको अपने काम में बहुत इंटरेस्ट आता है। उसका नाम है जियोफ, GEOFF। अब जियोफ से ये जो सोफ़ी है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती है। उसको लगता है कि बड़ा भाई तो बहुत वेल ऑफ है, कितने अच्छे से रहता है, उसकी इतनी अच्छी लाइफ है, तो बढ़िया दोस्तों के साथ हर संडेज़ को घूमता फिरता है। बट वो भाई बहुत ही रियलिस्टिक होते हैं, वो रियलिटी से बहुत ही अच्छे से एक्वेंटेड होते हैं और हार्ड वर्क में स्पेसिफिकली बिलीव करते हैं। और इसके साथ एक छोटा भाई होता है जिसका नाम है डेरिक। अब एट द लास्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट ये जो फैंटेसी है, इट इज ऑल अबाउट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इरिश फुटबॉलर के बारे में। तो जिसको वो फैंटेसाइज करती है और जिसको अपना हीरो समझती है और उसको ऐसा लगता है कि वो उसके साथ मिली है, उसके साथ डेट पे गई हो और एक और वो डेट पे जाने वाली है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टर्स। अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपने समरी पढ़ने से। फर्दर शी ऑल्सो ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस ऑफ। अच्छा, फिर जब वो जेंसी को ऐसा बताती कि यार मैं एक बुटीक स्टार्ट करना चाहती हूँ, कितना मज़ा आएगा कि मैं सेलिब्रिटी की ड्रेसेस को डिज़ाइन करूँगी। तो जेंसी बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी फैमिली में इतने फाइनेंशियल सोर्सेज नहीं है, फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो तुम्हें इतना सपोर्ट कर सके और तुम अपना बुटीक स्टार्ट करो। बुटीक में तो बहुत पैसा लगता है। तो बोलती है चलो ठीक है, ये नहीं बन पाई तो मैं ऐसा करूँगी, मैं पहले एक एक्ट्रेस बन जाऊँगी और वहाँ फिर जितना मुझे पैसा मिलेगा मैं वो पैसे से अपनी एक बुटीक खोल लूँगी। तो लाइक एक अनरियलिटी वो फुलफिल नहीं हो पा रही, दूसरी अनरियलिटी में वो चली जाती है। लाइक वो इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, उसको कुछ भी क्लैरिटी नहीं है लाइफ में क्या करना है, कहाँ जाना है। बस वो अपने एक ऐसे वर्ल्ड में रहती है जिसको उसकी कुछ भी रियलिटी नहीं पता। उसको ये भी नहीं पता कि वो क्या बोल रही है, कि क्या वो अचीवेबल है, क्या वो उसको इमेजिन भी कर सकती है कि नहीं। तो विदाउट नोइंग ऑल दिस थिंग्स वो बस चीज़ों को ऐसे बस बोलती है। देन शी ऑल्सो ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस ऑफ अ fashion designer. Similarly, Jency, her friend, is more practical and level-headed. अब उसके साथ जो उसकी फ्रेंड है जेंसी, वो फार मच प्रैक्टिकल है, वो काफ़ी ज़्यादा रियलिटी से एक्वेंटेड है। वो उसको बहुत चीज़ें बहुत सही तरीके से पता है, सारी चीज़ें इनफैक्ट अच्छे से पता है। रियलिटी क्या है, क्या करना है, कैसे होंगी चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा डीप इंसाइट रखती है और उसके जो थॉट्स हैं, जो उसका माइंड सेट है, वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है एज कंपेयर टू
सोफी। नाउ शी नोज दैट, यहाँ पे शी कौन है, किसकी बात हुई थी अभी, जेंसी की बात हुई थी जो कि फ्रेंड है सोफी की। So Jency knows that they do not have a strong financial background. अब जैसे कि जेंसी जानती थी कि सोफी का जो फैमिली का बहुत अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, इसीलिए thus they have to work in a biscuit factory, और इसीलिए इन ये जो फैमिली के जो मेंबर्स थे, बिकॉज उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो इसीलिए वो लोग जो बिस्किट फैक्ट्री थी जहाँ पे बिस्किट्स बनते थे वहाँ पर ये लोग काम करते थे। जेंसी डजंट हैव एनी अनअचीवेबल फैंटेसीज, और जेंसी की ऐसी कोई, एटलीस्ट सोफी जैसी कोई अनअचीवेबल फैंटेसी नहीं थी। वो जो भी इमेजिन करती थी बहुत रियलिस्टिक होके इमेजिन करती थी, और ये ध्यान रखती थी कि क्या हमारी फैमिली उस चीज़ में सपोर्ट करेगी, क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि नहीं है, क्या फाइनेंशियल हमारा स्टेटस है, हम उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, हम उस चीज़ को ले सकते हैं नहीं। वो ये सब सोच समझ के बहुत ही प्रैक्टिकल इंसाइट रख के चीज़ों को अप्रोच करती थी, बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग थी सोफी के। सो she tries her best to help Sophie stay in touch with reality। मुझे यहाँ से एक बात है, I just wanted to know you people, तो मैं चाहती हूँ आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये तो बताएं कि क्या आप सोफी हैं या फिर आप जेंसी हैं, मतलब आप रियल लाइफ में क्या सोफी के जैसे एक्ट करते हैं या फिर जेंसी के जैसे। और फिर जब आप मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको ज़रूर उस पर फीडबैक देना पसंद करूँगी। सो शी ट्राइज हर बेस्ट टू हेल्प सोफी स्टे इन टच विद रियलिटी। अब यहाँ पे शी कौन है, जेंसी यहाँ पे क्या कोशिश करती है, जेंसी ट्राइज हर बेस्ट, वो पूरी कोशिश करती है कि वो सोफ़ी को किसी ना किसी तरीके से समझाने की कोशिश करे, उसका वो गलत देखना नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि वो भी रियलिटी में रहे, अपनी फैमिली को समझे, उनका फैमिली उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको समझ के चीज़ों को अप्रोच करे। तो वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थी बिकॉज वो उसकी अच्छी फ्रेंड थी। सो जेंसी ट्राइज हर बेस्ट टू हेल्प सोफी स्टे इन टच विद रियलिटी, बट ऑल दैट गोज इन वेन, बट सारी चीज़ें बिल्कुल व्यर्थ हो जाती, ऑल गोज इन वेन, पूरी व्यर्थ। एज सोफी डजेंट लिसन, क्योंकि सोफी को तो किसी की बात ही नहीं सुननी, वो तो अपने एक ऐसे वर्ल्ड में रहती है जिस वर्ल्ड में इट इज़ वेरी गुड लाइफ, बहुत ही अच्छी लग्जूरियस, बहुत ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग है, जिसमें बहुत ही प्यार मोहब्बत है, अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है। तो उसको क्या करना है ऐसी गरीबों वाली लाइफ के बारे में रियलिटी में सोच के, तो वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है। और वो जेंसी को भी कोई बात में ध्यान नहीं देती कि जेंसी उसको कॉन्टिन्यूसली क्यों ऐसा बोल रही है, क्या बताना चाहती है। शी पेज नो हीड टू इट, कोई दिमाग नहीं लेती, कोई लोड नहीं लेती कोई बात सुनने का। सोफी हैज गॉट 2 brothers and lives with her parents in a small house। तो उसके 2 भाइयों के साथ, और सोफी के फैमिली में कौन है, एज आई सेड अर्लियर, शी लिव्स विद अ फैमिली वेयर देयर आर 2 brothers and her parents in a small house। तो टोटल 5 लोग रहते हैं, पापा मम्मी और ये 3 भाई बहन, जिसमें एक भाई बड़ा है और एक भाई छोटा है, और जो सोफ़ी है वो बीच की है। शी डजेंट शाई अवे फ्रॉम एक्सप्रेसिंग हर डिज़ायर्स एंड फैंटेसीज, और वो बिल्कुल भी शाय फील नहीं करती सोफ़ी किसी भी चीज़ के लिए, उसके जो उसके मन में आता है वो बोल देती। उसको ये नहीं लगता यार मैं ऐसे कैसे बता सकती हूँ कि कोई ऐसा लड़का है जिसको मैं एडमायर करती हूँ, वो मुझसे मिला था, उसने मुझे ऑटोग्राफ देने के लिए बोला और हम लोग फिर मिलेंगे, उसने मुझे कुछ दिया, तो मतलब उसको कोई शर्म ही नहीं आती, शी इज समथिंग इन ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ल्ड। तो बहुत मज़ा आएगा जब आप एग्जैक्टली को फील करोगे स्टोरी को। शी डजंट शाई अवे फ्रॉम एक्सप्रेसिंग हर डिज़ायर्स एंड फैंटेसीज, तो जो भी उसकी इच्छाएं होती, जो भी उसकी फैंटेसीज होती, वो उनको एक्सप्रेस करने में बिल्कुल भी शाय फील नहीं करती, बिल्कुल भी शर्माती नहीं। शी इज़ वेरी प्राउड इन स्पीकिंग हर फैंटेसीज। हाउएवर हर पेरेंट्स डू नॉट पे मच हीड टू इट। हाउएवर खैर ये सब बातों को ध्यान ना देते, उनके पेरेंट्स जो है बिल्कुल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते, उनको बिल्कुल भी नहीं लगता यार किस टाइप की लड़की है, कैसी बातें करती है, किसके बारे में बात कर रही है। सो दे पे नो हीड टू इट एज दे आर फार मोर मेच्योर देन हर, क्योंकि वो काफ़ी मेच्योर, ये तो उनको पता है कि छोटी है अभी इमेच्योर है, वेयर एज जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी मेच्योर होते हैं।
दे आर वेल कनेक्टेड विद द रियलिटी, उनको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती, इसलिए वो सोफ़ी के बात का कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। दे आर ऑलरेडी फेसिंग द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, वो ऑलरेडी लाइफ में बहुत सारी बिटर चीज़ों को फेस करें, जो हार्श रियलिटीज़ होती हैं लाइफ की, कि कैसे अपने बच्चों को रेस करना है, कैसे उनकी पढ़ाई के बारे में फंड्स गैदर करने हैं, कैसे फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करना है, कैसे अपब्रिंग करना है बच्चों को, स्कूल भेजना, जॉब के लिए प्रिपेयर करना, घर चलाना। तो ये सारी जो हार्श रियलिटीज़ होती हैं लाइफ की, वो उनसे बहुत ही ज़्यादा उनसे जूझ रहे होते हैं, उनसे सर्वाइव कर रहे होते हैं। दे आर ऑलरेडी फेसिंग द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, दस दे डू नॉट बिलीव इन हर फैंटेसीज, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड विद रूट्स रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हैं लाइफ में, इसीलिए उनको इनकी सोफ़ी की जो फैंटेसीज है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और ना ही उनको कोई फ़र्क पड़ता है इससे। एंड ऑल्सो दे डू नॉट बिलीव इन हर फैंटेसी, उसकी फैंटेसी में बिलीव ही नहीं करते हैं। सोफीज एल्डर ब्रदर इज जियोफ, हु इज टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड हैंडसम एंड रिमेन्स रिजर्व्ड। अब ये अपने भाई से भी थोड़ा सा जेलस फील करती है, जियोफ से। अब ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उसका जो भाई है वो दिखने में काफ़ी गुड लुकिंग है, टॉल है, हैंडसम है, थोड़ा सा अच्छा दिखता है, ही इज़ टॉल, काफ़ी मैस्कुलर बॉडी है उसकी, और हैंडसम दिखता है, और हमेशा वो बहुत ही रिजर्व नेचर का, वो बहुत ही कम बातें करते हैं, ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है, सोशल सर्कल उसका बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है, वो बहुत अपने काम में मस्त रहता है और फालतू की इधर उधर किसी से बात नहीं करता। तो ये सोच कर सोफ़ी अपने भाई के बारे में ऐसा सोचती है कि यार भाई तो कितना सही, इतना अच्छा दिखता है, बढ़िया है, ही इज़ टॉल, ही इज़ स्ट्रॉन्ग, ही इज़ वेरी हैंडसम, और वो जॉब भी करता है, उसको पैसे भी मिलते होंगे, तो इसकी और किसी कुछ बोलता भी नहीं, इसकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, अपने दोस्तों में घूमता फिरता होगा, पार्टीज, क्लबिंग। तो ऐसा सब सोचती, और थोड़ा सा उसको ऐसा फील होता है कि यार मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो इतनी अच्छी भी नहीं दिखती। तो ये सारी चीज़ें बस वो फैंटिसाइज करती है, ऐसा इमेजिन करती है। इट इज़ जस्ट इन हर थॉट्स। शी इज़ सॉर्ट ऑफ फैस्किनेटेड बाय हर एल्डर ब्रदर। अब वो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि थोड़ा सा वो फैस्किनेट होती है अपने भाई से भी। इट इज़ सो बिकॉज हिज साइलेंस मेक्स हर जेलस एंड वंडर्स what he keeps thinking about। अब ऐसा क्यों अपने भाई को क्यों फैस्किनेट करती? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने भाई से, बड़े भाई जियोफ से जेलस फील करती है, and she is bit surprised। उसको थोड़ा सरप्राइज फील होता है, वो वॉन्डर करती है ऐसे कैसे ही हो सकता है, लाइक ही कीप्स थिंकिंग अबाउट कि वो इसकी जो साइलेंस है, वाई वो चुप रहता है हमेशा, वो कुछ नहीं बोलता है, तो ऐसा क्या सोचता रहता है, उसके दिमाग में क्या चलता रहता है, कोई तो बात है जिसके बारे में सोचता है, कोई तो ऐसी चीज़ है जो उसको लाइफ में इतना खुश रखती है, उसको इतना कूल बनाया हुआ है, ये क्या चीज़ है? तो उससे कहीं ना कहीं ये चीज़ें सोच के जेलस करती है और वॉन्डर करती है। व्हाट ही कीप्स थिंकिंग अबाउट, कि किस चीज़ों के बारे में वो कॉन्टीन्यूसली सारा टाइम सोचता रहता है, और लोगों से बात भी नहीं करता, मिलता जुलता भी नहीं है। Further, we learn that Sophie is always fantasizing। अब यहाँ पे आता है हमारा एक इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी, और मेन ट्विस्ट अब यहाँ पे शुरू होने वाला है, तो ध्यान से सुनिए। यहाँ पे समझ में आ रहा है, आयरिश फुटबॉलर है, यस, ये उसी महाराज की बात हो रही है जिसको सोफी फैंटेसाइज करती है। तो अब समझते हैं क्या इनकी छोटी सी फैंटेसी है। Further, we learn that Sophie is always fantasizing about a young Irish football player. अब young Irish football player, एक फुटबॉल प्लेयर है जो काफ़ी यंग है और वो इरिश है। उसको ये काफ़ी उसको फैंटिसाइज करती है, जिसका नाम है डैनी कैशी। She has seen him play in a number of matches and thus starts liking him। उसने डैनी कैशे को बहुत सारे फुटबॉल मैचेस में खेलते हुए देखा है, और इसीलिए वो उसको बहुत फैस्किनेट करती है, बहुत ही फैंटासाइज करती है, वाह क्या खेलता है। लाइक जैसा कि मैंने बताया कि सबके अपने अपने टीनेजर्स के अपने अपने रोल मॉडल्स होते हैं जिनको वो इंस्पायर करते हैं। तो इसको फुटबॉल देखने का इंटरेस्ट था, और इनकी फैमिली हर संडे को ये लोग फुटबॉल मैच देखने जाया करते थे। तो वहीं पर ये चीज़ एक अपना एक वर्ल्ड वहाँ पे अब डेवलप करना, एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड डेवलप करना उसने शुरू कर दिया कि एक फुटबॉलर प्लेयर है, कितना अच्छा खेलता है, उसकी ये डाई हार्ट फैन होने लग गई, वाह ये कितना अच्छा खेला, और दिखने में कितना अच्छा, उसकी ब्लू आँखें हैं और मैस्कुलर
मस्कुलर बॉडी है, इतना स्मार्ट है, वेल ऑफ है, तो ये सारी चीज़ को बहुत अट्रैक्ट करने लग गई. शी हैज सीन हिम प्ले इन अ नंबर ऑफ मैचेस, बहुत सारे मैचेस खेलते हुए इसने देखा है किसको, डैनी कैसी को, एंड दस स्टार्ट्स लाइकिंग हिम, और इसीलिए ये सोफी डैनी कैसी को पसंद करना शुरू कर देती है. एज शी इज ऑलवेज लिविंग इन हर फैंटेसी वर्ल्ड, शी मेक्स अप स्टोरीज अबाउट हिम. अब क्योंकि वो पूरा टाइम अपने ख्याली पुलाव पकाती रहती है, पूरा टाइम अपने फैंटेसी में रहती है, तो उस फैंटेसी में वो उसके साथ अपनी कुछ कुछ स्टोरीज को बिल्ड करना शुरू कर देती है. कि वो अब ऐसा इमेजिन कर रही है कि ऐसा हुआ था, मैं उससे मिली और मैं और मेरा छोटा भाई हम उससे मिलने गए और वो बहुत खुश हो गया. अरे तुम, लाइक ही वाज ब्लशिंग और मैं भी ब्लश कर रही थी कि वाह कितनी अच्छी बात है, मुझसे मिलने आई है. और जब ऑटोग्राफ मांगा मैंने अपने कि मेरे छोटे भाई के लिए कि आप तुम ऑटोग्राफ दोगे, तो वो भी बहुत खुश हो गए. येस येस व्हाई नॉट. बट जब फाइनली वो ऑटोग्राफ देने लगा तो ये रियलाइज़ हुआ कि ना इसके पास पेन था सोफी के पास और ना ही डैनी कैसी के पास पेन था. तो उसने कहा कोई नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो देंगे. तो उसने ये भी ऐसा फैंटेसाइज कर लिया कि अब वो नेक्स्ट टाइम उससे मिलने आएगा, और वो वेट भी कर रही थी लिटरली ऐसा. बट ये जो चीज़ें हैं कि वो फैंटेसाइज कर रही है, मिलेगा, मिलने आया था, ऑटोग्राफ, ये पूरा फैंटेसी है जो वो कुक कर रही है ऐसी पूरी स्टोरी. इट इज जस्ट इन हर इमेजिनेशन विच इज नो रिलेशन विद द ग्राउंड रियलिटी. Now, let's read further. In one made-up story, और ऐसी एक जो made-up story है, एक ऐसी एक मनगढ़ंत जो ऐसी फैंटेसी है उसकी, उसमें सोफी ने क्या बोला. So she tells her elder brother, अब वो अपने भाई को जिसका नाम जियोफ है उसको क्या बताती है. ये कोई रियलिटी वाले इंसिडेंट नहीं बता रही है, बस ये जो वो इमेजिन करती है वो फैंटेसी, उसके बारे में अपने भाई को बता रही है. क्या बताती है, दैट दे मेट वन डे. अब यहाँ पर दे कौन है, यहाँ पे दे एक तो सोफी है, सोफी एंड डैनी कैसे. दिस इज नॉट देयर. डैनी कैसे. अब कौन है, सोफी और डैनी कैसे. अब वो जियोफ को एक दिन ऐसी अपनी फैंटेसी में वो बताती है कि इसको बताती है, अपने बड़े भाई जियोफ को बताती है कि हम लोग एक दिन मिले थे, एक दिन हम क्या मिले थे, एक दिन हम आर्केड में मिले थे. कौन हम, मतलब कि मैं, और किससे मिली थी, मैं डैनी कैसे से मिली थी. बीइंग मोर सेंसिबल जियोफ डजंट बिलीव हर स्टोरी. अब क्योंकि जियोफ काफ़ी प्रैक्टिकल होता है, उसको सारी चीज़ें बहुत, थोड़ा मैच्योर भी होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल होता है, रियलिस्टिक होता है, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, अपनी इंटर्नशिप कर रहा होता है, तो उसको काफ़ी चीज़ों की समझ होती है और अपने काम में वो ज़्यादा ध्यान देता है और वो उसकी सोफी की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता है. बीइंग मोर सेंसिबल जियोफ डजंट बिलीव हर स्टोरी. ही फील्स इट इज़ हाईली अनलाइकली दैट शी जस्ट मेट सच अ सेंसेशन इन द स्ट्रीट्स जस्ट लाइक दैट. अब वो बोल रही है, अब वो जियोफ ऐसा सोच रहा है क्योंकि वो सोफी की इस बात को बिल्कुल भी बिलीव, इस बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते कि ये दोनों कभी एक दिन मिले होंगे. ऐसा क्यों नहीं, बिकॉज वो काफ़ी सेंसिबल है, वो काफ़ी मैच्योर है और इसकी ऐसी मन गढ़ंत ऐसी फैंटेसीज में, ऐसी कुक्ड स्टोरीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करता. और उसको ऐसा लगता है, इट इज़, कितना ये अजीबोगरीब बात है, इट्स हाईली अनलाइकली कि एक ऐसा सेंसेशन पर्सन जो बहुत ही फेम्ड पर्सन है वो तुमसे आके सड़क पे मिला, लाइक एक ऑन द वे स्ट्रीट्स पे तुम लोग मिले जस्ट कैजुअली. हाउ इज दैट, ये कैसी बातें कर रही हो तुम. सो ही फील्स इट इज हाईली अनलाइकली दैट शी जस्ट मेट सच अ सेंसेशन. सेंसेशन मतलब बहुत ही लाइमलाइट में जो लोग रहते हैं, जो बहुत ही फेम्ड रहते हैं, जिनकी बहुत नेम पॉपुलैरिटी रहता है, तो इस टाइप का सेंसेशन इन द स्ट्रीट्स. और ऐसे ही तुम लोग मिल गए, इत्तेफाक हुआ, लाइक तुम जा रही थी और वहाँ से आ रहा था और यू सेड एक्सक्यूज मी आर यू डेनी कैसे. उसने कहा या, थोड़ा हेजिटेट हो, उसने बोला येस ऑफ कोर्स. तो ऐसे कैसे, लाइक तुम बोल रही हो और तुम रास्ते में जा रही थी और तुमसे टकरा गया और तुम्हारी इतनी बातचीत भी होगी कि उसने प्लान करा और मतलब उसने प्रॉमिस करा कि वो तुमसे अगली बार फिर मिलने आएगा. सो उसको ऐसी बातों में बिलीव बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि उसको पता है कि उसकी छोटी बहन कैसी है. However, as Sophie is so good at immersing herself in fantasy land, अब सोफी अपने आप को इतना ज़्यादा पूरा डूब जाती, इमर्स हो जाती इस फैंटेसी के वर्ल्ड में कि उसका बाहर निकलना खुद का तो बहुत मुश्किल होता है और वो दूसरों को भी अपने उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में डुबा सकती है. वो इतनी कन्विंसिंग होती है वो. नाउ
शी स्टार्ट्स डिस्क्राइबिंग लाइफ लाइक डिटेल्स। अब वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बताने लग जाती कि ऐसा था, वो उसके कैरेक्टर स्केच के बारे में बताती एग्जैक्टली टॉप टू बॉटम वो कैसा लगता था, कैसा दिखता था, क्या पहना था, बिकॉज इट इज़ ऑल इन हर इमेजिनेशन। वो इतनी ज़्यादा डूब चुके, शी इज़ सो इमर्स्ड इन हर कुक्ड वर्ल्ड दैट इट्स हार्ड टू पुल हर आउट। और वो सामने वाले को भी उस वर्ल्ड में पूरा डुबाने की कोशिश कर रही है, अपने स्पेसिफिकली अपने बड़े भाई जियोफ को। So in one made up story, she tells her elder brother that this is done. So thus upon hearing these details, कौन सी वाली डिटेल्स यहाँ पर जो बोल रही थी, she starts describing life like details। वो बताती है कि वो ऐसा दिखता है, वो इतना टॉल है, इतना फेयर, उसकी आईज बिल्कुल हेजल जैसी हैं, ब्लू कलर की हैं, और जब वो खेलता है तो ऐसा लगता है लाइक पूरी लाइफ बहुत ही प्रैक्टिकल, कि कोई भी इंसान सुनेगा तो उसको लगेगा हाँ यार ये तो बिल्कुल रियल टाइप की चीज़ें बता रही है ये। So therefore upon hearing these details, even Geoff wishes that what she was saying turns out to be true। तो ये सुन के जब वो बहुत इतना ड्वेल्व हो जाती है, इतने इमर्स होकर चीज़ों को इतना रियलिस्टिक वे में चीज़ों को बताती है, इतना प्रैक्टिकल टच देती है जब वो अपनी बातों को, तो एक पल के लिए तो जियोफ को भी ऐसा लगता है क्या ये मेरी छोटी बहन सोफी सही में डैनी कैसे से मिली होगी क्या। सो जियोफ विशेस दैट व्हाट शी वाज सेइंग टर्न्स आउट टू बी। तो वो भी बोलते हैं यार काश सही में ऐसा हुआ था, मेरी बहन इतने बड़े एक स्टार से मिली होती, काश। शी इवन गोज ऑन टू से दैट दे विल मीट अगेन एज डैनी हैज प्रॉमिस्ड हर। और वो आगे बताते हुए ये भी बताती है अपने बड़े भाई जियोफ को कि डैनी कैसी ने मुझे बोला है, मुझे उसने प्रॉमिस करा है कि वो मुझसे नेक्स्ट वीक या XYZ डेट पे फिर से मिलने आएगा। Thus Sophie immerses herself so much in the make-believe story that she starts thinking of it as true। और वो इतना ज़्यादा उसमें ड्वेल कर जाती, इतना ज़्यादा उसमें बह जाती है उस अपने कुकअप वर्ल्ड में, कि उसको लगता है कि सही में एज इफ सही में डैनी ने प्रॉमिस करा था और वो उसको मिलने भी आएगा। और इसी इमेजिनेशन की वजह से, इसी फैंटेसी की वजह से वो रियलिटी में उससे मिलने के लिए उसका वेट भी करती है, सुबह से लेके शाम हो जाती है, बट कोई डैनी कैसे उससे मिलने नहीं आता। नो, शी कीप्स वेटिंग फॉर डैनी टू अराइव बट अलास doesn't। वो उसका इंतज़ार सुबह से लेके शाम तक करती रहती है, बट कोई डैनी कैसी उससे मिलने नहीं आता। क्यों नहीं आएगा, डैनी को तो कुछ भी नहीं पता, वो तो अपने रियल वर्ल्ड में अपनी हार्डशिप कर रहा है, अपनी बहुत efforts पुट कर रहे हैं in order to gain more popularity, in order to achieve the goal that is to become a world popular फुटबॉलर। तो वो तो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर रहा है, बट ये उसको फैंटेसाइज कर रही है और अपनी फैंटेसीज को वो रियल समझने लग गई है। Thus on the way back she is thinking about how Danny is not turning up will disappoint Geoff। अब जब वो लौट रही थी, उसकी फैंटेसी अभी भी ख़त्म नहीं हुई कि डैनी नहीं आया तो अब वो रियलिटी में आ जाए। वो अभी भी रियलिटी में नहीं आई और अभी भी वो फैंटेसी में ही जीते रही, अपने कुक्ड अप वर्ल्ड में, अभी भी अपने इमेजिनेशन में ही है। और वो बोलती है कि ऑन द वे बैक वो सोच रही है अबाउट हाउ डैनी इज नॉट टर्निंग अप विल डिसअपॉइंट, कि वो नहीं आया तो अब मैं अपने भाई को क्या बताऊंगी। मेरा भाई भी कितना खुश हो गया था कि हाँ काश तुम्हारी बात सही हो और तुम वाकई में उससे मिलो, मुझे कितना अच्छा लगे कि हाँ मेरी बहन इतने बड़े स्टार से मिली है। तो अब मैं क्या बताऊंगी अपने भाई को, जियोफ को, मैं तो उससे मिलने गई थी, उसने मुझे प्रॉमिस करा था पर वो मुझसे नहीं मिलने आया। तो ये बात सुनकर तो मेरा भाई जियोफ भी काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाएगा, उसको भी वो भी काफ़ी उदास हो जाएगा, उसको बुरा लगेगा ये सुनकर। Nonetheless, she still keeps fantasizing about him and believes they will definitely meet। अब अभी उसकी कहानी यहाँ पर फैंटेसी ख़त्म नहीं होती है और अभी भी वो यही सोचती है कि चलो खैर कोई बात नहीं, मुझे तो पता है वो बहुत बिजी है, कोई बहुत ही अनअवॉइडेबल रीज़न होगा, कोई ऐसी सर्कमस्टांस होगी जिसकी वजह से वो नहीं आ पा रहा। चलो कोई बात नहीं, बट ठीक है, उसने मुझे प्रॉमिस करा था, वो कभी तो आएगा मिलने के लिए, मुझसे बात करेगा वो, ठीक है, इट्स ओके। तो वो अब शी स्टिल कीप्स फैंटेसाइजिंग अबाउट हिम एंड बिलीव्स दे विल डेफिनेटली मीट, और ऐसी उम्मीद करती है कि हम कभी ना कभी तो ज़रूर मिलेंगे। फैंटेसी वर्ल्ड उसका अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, बट हमारी स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। एंड हियर वी स्टार्ट विद द कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर, कि ऐसी टाइप की जब हम स्टोरीज पढ़ते हैं तो हम इनसे क्या सीखते हैं प्यारे बच्चों, क्या कि हमें
फालतू चीज़ों के बारे में ड्रीम्स नहीं करना चाहिए। हमें ऐसे होलो ड्रीम्स कभी नहीं लेने चाहिए जो रियलिटी में हमें अलाउ ही ना करे या जिनका रियल ग्राउंड से कोई रिलेशन नहीं होता। ड्रीम, इट्स गुड टू ड्रीम ऑलवेज, ड्रीम हाई, गोल हाई, थिंक हाई, अचीव हाई, ये सारी चीज़ें हम बोल रहे हैं, बट इनके साथ एक ऐसा क्लॉज, एक ऐसी कंडीशन है, टीएनसी अप्लाइड है कि प्रोवाइडेड विद ड्यू हार्ड वर्क, persistence nature, goal oriented and being focused and staying connected with your roots is very important. So this is what my personal suggestion for all the adolescents watching this video. अब जल्दी से conclusion को पढ़ते हैं और वीडियो को आगे मूव करते हैं. So, to sum up, Going Places summary, we'll learn about the naive fantasies, mere fantasies, like बहुत ही बचपने में जो ऐसी fantasies होती है of teenagers, and how reality may hit us harder as the world is full of compromises and cost a lot of dreams. अब क्या बोल रहे हैं कि ये चैप्टर में हमें ये पता चला कि we learn about जो सिर्फ जो which are naive fantasies टीनेजर्स की, जो टीनेजर्स जो फैंटेसाइज करते हैं, वो जो ड्रीम करते हैं, दे आर मियर फैंटेसीज, उनका रियलिटी से कोई रिलेशन नहीं होता. एंड हाउ रियलिटी, और जो रियलिटी होती है लाइफ की, कि इतने जो हार्श, जो इतने बिटर टाइम्स होते हैं लाइफ में, वो सारी चीज़ें हमें कितना हिट करते हैं हार्ड जब हम अपनी फैंटेसी में रहते हैं. सो we learn about the naive fantasy of the teenagers and how reality may hit us harder as the world is full of compromises and cost a lot of dreams. कि जो लाइफ है, जो रियलिटी है, वो तो बिल्कुल बहुत टफ है. हम इमेजिन क्या करते हैं, देयर इज ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस, बट क्या आपने कभी कोशिश करा है वो बेड ऑफ रोजेस के लिए भी, रोज में भी इतने सारे जो थॉर्न्स होते हैं, तो क्या इट इज इट वेरी अचीवेबल, इज इट वेरी प्रैक्टिकल, क्या रियलिस्टिक साउंड करता है कि एवरी टाइम यू बिलीव कि कोई ऐसा प्रिंस होगा हु वुड ऑलवेज पुट हिज हैंड्स ऑन योर फुट, ऐसा कुछ होगा क्या? तो ये चीज़ें रियलिटी नहीं होती, इट इज़ जस्ट इमेजिनेशन. ये सिर्फ फेयरी टेल्स वाली स्टोरियाँ ही हैं जो हमें सिर्फ फैंटेसाइज करने में प्रोवोक करती है. बट जब हम रियलिटी चेक करें तो ये चीज़ें काफ़ी हमें हार्ड हिट करती हैं. टू नो द बिटर ट्रूथ ऑफ द रियलिटी, और इन ड्रीम्स की क्या कॉस्ट होती है, हमें हकीकत तब पता चलती है जब हम अपने रियल वर्ल्ड से एक्वेंट होते हैं. सो दिस इज व्हाट द एंटायर कंक्लूजन ऑफ द चैप्टर, दैट इज गोइंग प्लेस. अब हम जल्दी से फर्दर मूव करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस और वर्ड्स जो आपके बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में दिए थे उनको हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहला वर्ड आता है इनकॉन्ग्रुइटी. इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग अनसूटेबल. जब कोई इंसान किसी चीज़ के लिए सूटेबल नहीं होता तो नॉट इन लाइन विद बताने के लिए इनकॉन्ग्रुइटी वर्ड यहाँ पे चैप्टर में यूज़ किया गया है. नेक्स्ट इज प्रोडिगी. प्रोडिगी मीन्स अ यंग पर्सन एंडोर्ड विद एक्सेप्शनल क्वालिटीज टू फैंटेसाइज. अब लाइक अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके समझाऊँ तो सोफी वॉज जस्ट a prodigy. So a young person endowed with एक young थी, adolescent थी, teenager थी, and she was endowed with, bestowed with extraordinary qualities to fantasize. उसके साथ की जेंसी भी थी, but उसके पास इतनी exceptional quality तो नहीं थी ऐसी fantasy की, ऐसा day dreaming की. ये सिर्फ सोफी के साथ ही prodigy थी. Now heading next, chuffed. So chuffed, it is exactly CH का साउंड यहाँ पे S का आता है. So chuffed means very pleased, बहुत ही खुश होना, बहुत ही अच्छा फील करना जब ऐसे फैंटेसाइज करती थी. So that is chuffed feeling. Next is solitary M. Solitary M किसको बोला गया? एक secluded से ट्री को यहाँ पे रेफर किया गया. जब वो उससे मिलने के लिए गई थी तो उसको लगा कि बहुत ही शांत जगह है, अकेले मिलने के लिए, कपल्स के मिलने का बहुत बेस्ट प्लेस है. So a solitary M means a
secluded tall tree, जो अकेला सा एक लंबा सा बड़ा सा पेड़ है, उसके नीचे आराम से कोई मिल सकते, इतना शांत सा एनवायरनमेंट है, कोई देखेगा नहीं, कोई डिस्टर्बेंस, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी. सो यहाँ पे सॉलिटरी एम रेफर करता है एक सेक्लूडेड से टॉल ट्री को. नेक्स्ट इज जहाँ पे वो मिली थी डैनी कैसे से, वो आर्केड था. तो आर्केड क्या होता है? इट इज़ अ पैसेज और अ वॉकवे विद शॉप्स एंड स्टॉल्स ऑन आइदर साइड्स. जैसे मार्केट प्लेस जिसे बोल सकते हो कि यहाँ आसपास यहाँ पे शॉप्स हैं, वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं और कार्ट वाले खड़े हैं, जो भी इधर साइड्स पे शॉप्स हैं वहाँ से लोग आना जाना कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं. तो वो जो पाथवे होता है या जो रोड साइड जो एरिया होता है उसको आर्केड बोला गया है. सो इट इज़ अ पैसेज or a walkway along with shops and stalls on either sides. Next is amber glow. एम्बर ग्लो किसको बोला गया? ऑरेंज येलो लाइट ऑफ द लैम्प. और वहाँ पे जो डेकोरेट हुआ था पूरा आर्केड, वो पूरा लाइट्स और लैम्प्स लगी हुई थी. तो दैट इज एम्बर ग्लो करने के लिए. ऑरेंज या येलो कलर की जो लाइट्स होती है लैम्प की, उसको एम्बर ग्लो बोला गया है यहाँ पर. नेक्स्ट इज वॉफ. सो वॉफ का मतलब क्या होता है? प्लेस बिसाइड द वाटर बॉडीज फॉर लोडिंग और अनलोडिंग ऑफ द शिप्स. तो वो जगह पर जहाँ पर शिप्स को लोड या अनलोड, मतलब पानी, सी, समुद्र, नदी, कोई भी जो वाटर एरिया है उसके पास जहाँ पे शिप को लोड या अनलोड करना होता है, उस एरिया को वॉर्फ बोला गया है यहाँ पे. नेक्स्ट इज पैंग्स ऑफ डाउट, अ सडन रियलाइजेशन ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट समथिंग. तो इट वाज लाइक अ पैंग्स ऑफ डाउट. इसका मतलब अचानक से जब हमें रियलाइज होता है अनसर्टेनिटी अबाउट समथिंग, कि कोई चीज़ के होने की संभावना समझ में नहीं आती है. जब फाइनली सोफी उससे मिलने गई थी और डैनी जब टर्न अप, पूरा दिन वेट करने के बाद भी डैनी जब उससे मिलने नहीं आता है, और तब भी वहाँ पे उसके फैंटेसी ख़त्म नहीं होती है सोफ़ी की, और सोफ़ी इसी उम्मीद में वहाँ से खुशी खुशी आ जाती है कि कोई बात नहीं, आज डैनी बिजी होगा, प्रोबेबली कुछ वो स्टकअप हो गया होगा किसी अनअवॉइडेबल काम में, तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर मिलेंगे, मुझसे मिलने ज़रूर आएगा. तो और फैंटेसी स्ट्रॉन्ग होती गई उसकी, और फैंटेसी में वो इमर्स होती गई. सो दैट इज़ हेयर पैंग्स ऑफ डाउट. नाउ this is all about the important words and phrases used in the beginning of the chapter. अब हम start करेंगे हमारे question answers which are given at the end of the chapter in your NCERT book. तो सबसे पहला question आता है, Sophie and Jancy were classmates and friends. What were the differences between them that show up in the story? अब Sophie और Jancy दो बहुत अच्छे वो classmates थे और बहुत अच्छे friends भी थी. तो ऐसे क्या क्या differences है between them that शो अप इन द स्टोरी? क्या क्या डिफरेंसेस हमें पता चले, जो स्टोरी क्या क्या डिफरेंसेस थे जो स्टोरी के थ्रू हमें पता चले? बिल्कुल अच्छे से पता चला गया. पता चला कि सोफी जो बिल्कुल अनरियलिटी में जीती है और जैंसी जो है बिल्कुल रियलिटी में रहती है. ये बहुत ही ज़्यादा फैंटेसाइज करती है और ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, अप्रोचेबल लड़की है. ये हमेशा उसको गाइड करती है कि स्टे कनेक्टेड विद योर रूट्स, नो योर फैमिली, चेक द फाइनेंशियल स्टेटस. बट ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट रहती है सोफी. ना यही सारी चीज़ हमने डिस्कस करी थी. जल्दी से उसको आंसर फॉर्म में रीड करते हैं. सोफी एंड जेंसी आर पोल्स अपार्ट इन टेस्ट एंड टेम्परामेंट. एक साउथ है तो दूसरा नॉर्थ है. सोफी हैज़ फैंटास्टिक ड्रीम्स एंड फ्लोट्स इन अ फेरी लैंड. सोफी तो बिल्कुल हवा में, उसका ज़मीन पर पैर रखने का तो मन ही नहीं करता, वो तो हवा में ही उड़ती रहती है. लाइक उसको पता ही नहीं नीचे रियलिटी क्या है. जब ज़मीन पे मैडम पैर रखेंगी तो पता चलेगा ना रियलिटी क्या है. व्हाट आर द बिटर, व्हाट आर द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, वो कहाँ से पता चलेंगी जब इंसान सातवें आसमान पे बैठा हुआ है. So this was case with Sophie. Sophie has fantastic dreams and floats in fairyland. She is an incurable escapist who won't come out of her dreams. वो एक ऐसी incurable, जिसको हम क्योर नहीं कर सकते, ऐसी escapist है कि वो जो escape कर चुकी है और उसको वापस उस जगह पर लाना, लैंड पर लाना, अर्थ पे लेके आना, उसके पैरों को ज़मीन पे खड़ा करना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल. बिकॉज वो इतनी ज़्यादा इमर्स हो गई अपने वर्ल्ड में, अपने वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में, फैंटेसी के वर्ल्ड में. जेंसी इज़ डाउन टू अर्थ. जेंसी बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, कनेक्टेड विद रियलिटी, कनेक्टेड विद रूट्स.
अनरियलिस्टिक है वो, ये जितनी अनरियलिस्टिक है जेंसी उतनी ही रियलिस्टिक पर्सन है। सोफी वांट्स टू डू समथिंग सफिस्टिकेटेड, अब वो क्या करना चाहती, कुछ सफिस्टिकेटेड करना चाहती, जैसे अमीर लोग, एलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी जो बहुत ही सफिस्टिकेशन दिखाते हैं, जो बहुत ही अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे से खाना पीना, बहुत ही वेल बिहेव्ड होते हैं, उनकी सोच बहुत मेच्योर होती है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेस होते हैं जिनके, तो ये भी उनको एडमायर करती थी और वैसी सफिस्टिकेटेड क्लास को ऐसा फील करती थी कि मैं भी उस सोफिस्टिकेटेड क्लास को बिलोंग करती हूँ। बट रियलिटी वॉज एब्सोल्युटली बिटर। रियलिटी क्या थी, दे वर वेरी पुअर इन देयर फाइनेंशियल सोर्स, इसीलिए उनको एक बिस्किट मेकिंग फैक्ट्री में काम करना होता था और अपने लाइवलीहुड को अर्न करते थे। वो मिडिल क्लास भी नहीं थे, दे बिलोंग टू अ लोअर मिडिल क्लास इनकम। सो जेंसी नोज दैट दीज थिंग्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी विच देयर फैमिलीज डू नॉट पॉजेस। और जेंसी भी एक बहुत ज़्यादा रिच क्लास को बिलोंग नहीं करती थी, वो भी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को ही थी। वो जानती थी कि हमारी फैमिलीज इतनी वेल ऑफ नहीं है और ये सारे ऐसे ड्रीम्स करना, ऐसी चीज़ों को एस्पायर करना, इट्स not our part, ठीक है। So Jency knows that these things require a lot of money which their families do not possess. ऑल्सो वो ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर कि जैसा ये ड्रीम करती थी सोफ़ी की, मैं एक बुटीक स्टार्ट करना चाहती हूँ, या फिर बोलती थी कि मैं तो एक स्टार बन जाऊँगी, तो एक्ट्रेस बन जाऊँगी, वहाँ मॉडलिंग करूँगी, एक्टिंग करूँगी, वहाँ से थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा तो अपने बुटीक में लगाऊँगी। तो ये सारी चीज़ें उसको समझ में नहीं आती थी कि ये रियलिटी नहीं, ये चीज़ें इतनी ईजी नहीं होती हैं और हमारी फैमिलीज़ के इतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छे से स्टार्ट कर सके। जेंसी ऑल्सो नोज दैट they were earmarked for the biscuit factory. जेंसी ये जानती थी that they were earmarked for the biscuit factory, कि वो लोग बने गए हैं इस फैक्ट्री में काम करने के लिए और तभी उनका घर चलेगा। She even advises Sophie to be sensible and practical. वो हमेशा एडवाइस करती रहती थी, हमेशा सजेस्ट करती, सलाह देती थी सोफ़ी को, सोफ़ी ऐसा नहीं होता, सोफ़ी तुम रियलिटी के बारे में सोचो, तुम हकीकत में जियो, ये सब फालतू की बातें रियलिटी नहीं है, ये सच नहीं है। उसको हमेशा ऐसा एडवाइस करती थी कि थोड़ी सेंसिबल बनो, थोड़ी मैच्योर बनो, थोड़ी प्रैक्टिकल हो जाओ, रियलिस्टिक हो जाओ, लाइफ को समझो क्लोजली, ऐसा नहीं होता, हवा में मत उड़ो। बट वो कभी सुनती नहीं थी। सोफ़ी कंसिडर्स जेंसी नोजी, और सोफ़ी क्या समझती थी जेंसी को कि नोजी है, बहुत ज़्यादा हर जगह अपना नोज पोक करती रहती, तुम्हें क्या करना, मैं कुछ भी सोच रही, मैं उससे मिलने गई थी और उसको लगता था कि मुझसे जेलस फील करती, इसीलिए उसको पसंद नहीं है कि मैं डैनी कैसे से मिली थी और मैं इतनी अच्छी क्लास को बिलोंग करने लग गई हूँ। तो ये चीज़ें उसको ऐसा लगता था लाइक शी इज़ बिट नोजी एंड डजंट वांट टू कन्फाइड इन हर, और वो अपने आप को उन चीज़ों में अपने आप को उन चीज़ों से हाइड करके रखती थी कि मैं अपनी लाइफ नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसको मुझसे जेलस होता और मुझे हमेशा वो रियलिटी ऐसे बताती रहती है कि ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, और मैं तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। तो वो ऐसा करके अपने आप को उससे कहीं ना कहीं कन्फाइड करती थी, हाइड करती थी और उसको ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहती थी। So, heading with the next question, how would you describe the character and temperament of Sophie's father? अब सोफ़ी के फादर जो थे वो थोड़े से एग्रेसिव टाइप के पर्सन थे, जो हमें यहाँ पे आंसर में पता चलेगा। जल्दी से रीड करते हैं जल्दी। So, Sophie's father has a plumpy face looking grimy and sweety. He doesn't seem to be a soft or sophisticated man. Sophie fears his aggressive manliness. He is a realistic and doesn't believe in his daughter's wild stories. अब सोफ़ी के पापा काफ़ी हार्ड वर्कर थे, कड़ी मेहनत करने वाले थे, बिस्किट फैक्ट्री में काम करते थे और उनको रियलिटी चेक बहुत अच्छे से पता था कि क्या हकीकत है, कैसे उनको अपने बच्चों को रेस करना है, कैसे उनकी एजुकेशन को सपोर्ट करना है, कैसे आगे की प्लानिंग करनी है, कैसे फैमिली को चलाना है। तो वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक रियलिस्टिक टाइप के इंसान थे और वो कहीं ना कहीं वो थोड़े एग्रेसिव भी थे। सो सोफीज फादर हैज़ अ प्लम्पी फेस, प्लम्पी मतलब मोटा सा भरा हुआ फेस था, लुकिंग ग्रिमी एंड स्वीटी, जो दिखने में तो ऐसा लगता था कि बहुत ही चिल टाइप के, लेकिन वो उसके ऑपोजिट थे। ही डजंट सीम टू बी अ सॉफ्ट और सोफिस्टिकेटेड मैन, वो बहुत ही ऐसे डिसेंट से, बहुत ही सॉफ्ट डेलिकेट से, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही हाई क्लास को बिलोंग करने वाले इंसान नहीं दिखते थे, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल थे, हार्ड वर्किंग थे और वो लो इनकम फैमिली को बिलोंग करते थे। सोफ़ी फियर्स इज एग्रेसिव मैनलीनेस, और सोफ़ी को उनके गुस्से से काफ़ी डर भी लगता था और इसीलिए
अपने पापा को कुछ भी बताने में वो थोड़ा सा वो हेजिटेट होती थी. ही इज़ अ रियलिस्टिक एंड डजंट बिलीव इन हिज डॉटर्स वाइल्ड स्टोरीज. वो काफ़ी रियलिस्टिक थे अपने अप्रोच में, और इसी वजह से वो अपनी बेटी की इतनी जो वाइल्ड, जो इतनी वियर्ड स्टोरीज वो जो सुनाती थी फैंटेसी वाली, वो उनमें कभी भी बिलीव नहीं करते थे, बिकॉज वो रियलिटी में जीते थे. ही लव्स वॉचिंग फुटबॉल. और सोफ़ी के पापा को भी फुटबॉल मैच देखने का बहुत इंटरेस्ट था, और इसीलिए ये लोग पूरी फैमिली के साथ हर संडे को फुटबॉल मैच देखने जाते थे. ही होप्स यंग कैसे विल बी एज गुड एज टॉम फिनी. और वो ऐसी उम्मीद करते थे, वो ऐसा होप करते थे कि जो यंग कैसे है, ये यंग कैसे कौन है, डैनी कैसे, जिसको उनकी बेटी फैंटेसाइज करती थी, जिसको एडमायर करती थी, और उनको लगता था कि उतना ही अच्छा प्लेयर है, विल बी एज गुड एज टॉम फिनी, जितना टॉम फिनी टॉप का प्लेयर था, टॉप फुटबॉलर था, तो उनको लगता था कि ये भी उतना ही अच्छा फुटबॉल खेलते हैं जितना टॉम फिनी खेलते हैं. ही विशेस दैट द यंग फुटबॉलर कीप्स अवे फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शन. और वैसा मतलब पूरा वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो होती है वो उनके अंदर पूरी थी, और पूरा बहुत अच्छे से वो मैच को देखते थे, और उनकी कोशिश थी, अरे यार ये गोल कैसे बचा ले, और कुछ भी हो जाए यार, इसको ऐसे नहीं हारना चाहिए, ये यार ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उनको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, गेम जीतना होगा, और ये सारी चीज़ें. तो वो ये ही कौन है, सोफ़ी के फादर. तो ही विशेस दैट द यंग फुटबॉलर कीप्स अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शन. ही शाउट्स इंस्ट्रक्शंस टू कैसे, और वो कैसे को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, अरे बचाओ बचाओ, गोल 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 हो रहा है, ऐसे करके, लाइक बचाओ बचाओ, साइड हो, साइड, मतलब वो पूरी इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे डैनी कैसे को एट द प्लेग्राउंड. व्हेन जब हम कोई बहुत स्पोर्ट्स में इंडल्ज हो जाते हैं, बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम ऐसे ही कमेंट्स करने लग जाते हैं, सिटिंग फ्रॉम अ वेरी फार डिस्टेंस. ही शाउट्स इंस्ट्रक्शंस टू कैसे एट द प्लेग्राउंड व्हेन द इरिश जीनियस बिड्स द हेजिटेंट गोलकीपर. और जब फाइनली ये इरिश जीनियस क्यों, बहुत ही ब्रिलियंट था, बहुत ही अपने काम में बहुत ही परफेक्ट था, तो उस ये जो जीनियस पर्सन था, अपनी डिलिजेंट क्वालिटीज का उसने यूज करके जब वो मैच जीत गया. सो व्हेन द इरिश जीनियस बीट्स द हेजिटेंट गोलकीपर, जब गोलकीपर को हटाते हुए और फाइनली उसने गोल कर लिया और उनकी टीम जीत गई, सोफीज फादर स्क्रीम्स विद जॉय एंड प्राइड. तो वो बहुत ही खुशी से चीखने आने लगा, ये यू लाइक हमारी टीम जीत गई, जिसको फेवर कर रहे थे उनकी वो टीम जीत गई. ही गोज टू अ पब टू सेलिब्रेट द विक्ट्री. और फाइनली जब वो वापस आ रहे थे, मैच कंप्लीट हो गया, टीम जीत गई. कौन सी टीम, डैनी कैसी की टीम जीत गई. और जब वो घर आ रहे थे तो रास्ते में जो पब था वो वहीं पर रुक गए सेलिब्रेट करने के लिए कि आज तो ये टीम जीती है तो हम सेलिब्रेट करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टर स्केच एंड टेम्परामेंट जो हमें पढ़ के पता चला अबाउट सोफीज फादर. अब हेड करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. Why did Sophie like her brother Geoff more than any other person? सबसे ज़्यादा अगर कोई जो सोफी को अच्छा लगता था तो वो उसका एल्डर ब्रदर जियोफ था. क्या रीज़न था, हमने जिसके बारे में पढ़ा था. सबसे पहली चीज़, ही वॉज गुड लुकिंग मैन, ही वॉज टॉल, ही वॉज स्ट्रॉन्ग मस्क्यूलर बॉडी थी, एंड ऑल्सो ही वॉज वेरी रिजर्व्ड. वो ज़्यादा बात नहीं करता था, टॉल था, गुड लुकिंग था, स्ट्रॉन्ग था, और बहुत ही सेंसिबल था, और इन सबसे ज़्यादा वो बहुत ही रिजर्व नेचर का था, वो किसी से बात नहीं करता था. और ये चीज़ें सोफ़ी को बहुत वरी करती थी कि यार क्या भाई तो किसी से बात भी नहीं करता, बहुत रिजर्व रहता है, इतना अच्छा दिखता है, इसकी लाइफ कितनी चिल है, कितना मज़ा करता होगा लाइफ में, और ये सारी चीज़. तो थोड़ा जेलस फील होता था, और थोड़ा वाटर भी करती थी अपने भाई के बारे में, और इसीलिए सबसे ज़्यादा वो पसंद करती थी अपने भाई को देन एनी अदर पर्सन. फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव व्हाट डिड ही सिंबलाइज. अब उसके इस पर्सपेक्टिव से हम क्या सिंबलाइज कर सकते हैं. सो लेट्स इमीडिएटली रीड विद द फ्रेम्ड आंसर. जियोफ इज द ओनली पर्सन हु लिसन्स टू सोफीज फैंटेसीज एंड लॉन्ग चेरिश्ड ड्रीम्स. क्योंकि एक उसका बड़ा भाई ही था, एल्डर ब्रदर जियोफ, जो अपनी छोटी बहन की सारी फैंटेसीज और पूरी ड्रीम्स की जितनी भी स्टोरियां थी वो बहुत ध्यान से सुनता था. He hates her father is too bossy and aggressive. क्योंकि उसका जो उनके जो पापा थे वो काफ़ी थोड़े हिटलर टाइप के थे, काफ़ी बॉसी टाइप के एटीट्यूड, उनका जो एटीट्यूड था वो काफ़ी थोड़ा सा रूड था, हार्श था.
बॉसी एंड एग्रेसिव, और थोड़े एग्रेसिव भी थे. ही हेट सोफीज फैंटास्टिक स्टोरीज, और उनको उनके पापा को, सोफ़ी के पापा को, सोफ़ी की जितनी भी फैंटेसीज वाली स्टोरीज थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी. वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हार्ड वर्कर पर्सन थे, और ये बिल्कुल ऑपोजिट थी, तो उनको उनकी बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी. इवन लिटिल डेरिक, जो छोटा यंगर ब्रदर था डेरिक, मेक्स फन ऑफ अ ग्रोइंग रिच, और वो जो छोटा भाई था वो भी मज़े लेता था अपनी बहन के कि वाह अब तुम तो उसकी फ्रेंड बन गए, तुम उससे शादी कर लोगी, तुम तो बहुत अमीर हो गई हो, वाह यार बढ़िया है तुम्हारी लाइफ. तो जो मज़े लेता था. हर क्लास में जेनी इज़ नोजी, और जो क्लास में जो जेंसी थी जो, वो तो लगता था बहुत ही नोजी है, वो तो हमारे बीच में ज़बरदस्ती नोज पोक करती और जानना चाहती कि मेरी लाइफ में क्या हैपनिंग हो रहा है. बट एक्चुअली तो ये था ही नहीं. सोफ़ी बस ऐसा प्रिटेंड कर रही थी, प्रिटेंड एक्चुअली लाइक इट वाज ऑल इल्यूजन, इट वाज ऑल अ वर्ल्ड व्हिच वाज जस्ट ऑफ इमेजिनेशन. ऐसा एक बहुत ब्यूटीफुल सा कैसल बिल्ड करा था इन द एयर, वो वाला सीन चल रहा था अभी. और उसमें जेंसी के बारे में क्या फील करती थी कि वो बस नोजी है, वो जानना चाहती है कि मेरी लाइफ में क्या हैपनिंग चल रहा है, क्या इंटरेस्टिंग चल रहा है. और उसको ऐसा लगता था सोफ़ी को, एंड कांट बी ट्रस्टेड विद द सीक्रेट, और उसको ऐसा लगता था कि मैं जेंसी को कोई भी अपना सीक्रेट नहीं बता सकती, मैं उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकती कि मैं उससे अपना कोई सीक्रेट शेयर करूं. और इसी बात पर यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था जब वो उसने अपने भाई को ये बात बताई, जियोफ को, कि मैं ऐसा मिली थी. तो जियोफ का जो फ्रेंड था वो जेंसी का भाई था, तो दोनों फ्रेंड्स, और इनके जो दोनों भाई थे वो भी फ्रेंड्स थे. तो इसने जब सोफ़ी ने अपने भाई जियोफ को बताई, तो जियोफ ने अपने फ्रेंड को बताई, उसने जेंसी को बताई. तो पता तुम्हारी फ्रेंड डेनी कैसे से मिली थी, अरे वहाँ कैसे क्या, तो ये उससे पूछने लग जाती. तो उसको पता चलता है कि मेरे भाई ने सारे सीक्रेट्स बता दिए, बट एक सीक्रेट नहीं बताया कि हम दोबारा डेट पे जाएंगे, हम फिर से उसने मुझसे मिलने का प्रॉमिस करा है, ये बात बस नहीं बता था. सो यहाँ पे इसीलिए उसको लगता है सोफ़ी को कि जेंसी बहुत ही ज़्यादा नोजी है एंड कैन बी ट्रस्टेड विद अ सीक्रेट. ओनली जियोफ कैन बी ट्रस्टेड टू कीप ऑल द सीक्रेट्स ऑफ सोफ़ी टू हिमसेल्फ. और वो सिर्फ जियोफ में ऐसा ट्रस्ट करती थी कि इसको बताया तो वो सबको बता देगी, तो उसको बताना तो सेफ नहीं है. तो जियोफ एक ऐसा पर्सन है जिसको अगर मैं सारे सीक्रेट्स बताऊंगी और वो किसी को रिवील नहीं करेगा, इसीलिए वो स्पेसिफिक इंक्लाइंड थी टुवर्ड्स हर एल्डर brother Geoff. Or from her perspective, Geoff symbolizes an elder brother who has grown up and visited places unknown to her. और यहाँ पे उसके perspective से, उसके सोचने के नज़रिए से Geoff symbolizes an elder brother. Geoff किसका symbol है यहाँ पर? एक elder brother का, एक बड़े भाई जैसा वो behave करता था. Who has grown up, जो काफ़ी mature है, जो काफ़ी sensible है, जो काफ़ी understanding है, वो grow up हो गया है, और उसने काफ़ी प्लेसेस विजिट करी हैं जो उसको पता, जो सोफ़ी को पता भी नहीं है. वो ऐसी ऐसी जगह देख चुका है, मतलब वो लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ों को फेस कर चुका है जिससे सोफ़ी बिल्कुल ही अनअवेयर है. She wished that someday her brother might take her to those places. और ऐसा सोफ़ी को लगता है कि काश भाई मुझे कभी अपने साथ वो सारी जगहों पर लेके जाए जहाँ पे वो सब घूम चुका है और मैंने कभी वो चीज़ें देखी भी नहीं है. He is sympathetic and cautious and caution her. He is sympathetic and question her by telling her that Cassie might have strings of girls. अब वो क्या बोलता है, he is sympathetic, उसको थोड़ी दया आती है यार कि कैसे बोल रही है. तो उसको फिर ऐसा लगा, क्या तुम्हें क्या लगता है कि उसके पीछे और लड़कियां नहीं होंगी या वो और लड़कियों के पीछे नहीं जाता होगा. तो उसको थोड़ी सी अपनी बहन पे पिटी जैसी आती है, थोड़ी सिंपैथी आती है. एंड क्वेश्चंस हर, और उसको क्वेश्चन लाइक उसको वार्न करता है, उसको वार्निंग दे देता है बाय टेलिंग हर दैट कैसे might have strings of girls, की बहुत सारी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती होंगी, तुम अकेली नहीं हो. He warns her that he would never show up again. और वो उसको बोलता है, किसको? जियोफ अपनी बहन सोफ़ी को वार्न करता है that he would never show up again. वो दोबारा तुमसे मिलने कभी नहीं आएगा उसको, because he is very well aware of his younger brother, जो younger sister जो कि
सोफी है वो बहुत अच्छे से जानता है और वो किस फैंटेसी वर्ल्ड में रह रही है अभी, ये भी उसको बहुत अच्छे से पता है, और इसीलिए वो अपनी बहन को वार्न करता है कि कोई डैनी कैसे वैसे तुमसे दोबारा मिलने के लिए नहीं आने वाला है। ही स्पीक्स सॉफ्टली सो एज नॉट टू ब्रेक द हार्ट ऑफ द यंग ड्रीमर, और वो इतने पोलाइटली बोलते हैं कि नहीं सोफी, वो तुमसे दोबारा मिलने नहीं आएगा, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेली लड़की हो, उसके पास तो बहुत सारी लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती, तो उसका वेट मत करना। वो क्यों सॉफ्टली बोलता है? क्योंकि वो अपनी छोटी सी बहन के जो इतनी इतनी अच्छी जो ड्रीमिंग करती है, जो इतने अच्छे से फैंटेसी वर्ल्ड में रह रही है, उसका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए इतने पोलाइट तरीके से अपनी बहन से बात करते थे। दिस इज ऑल अबाउट जो हमें पता चला कि किस चीज़ का सिंबल थे जियोफ यहाँ पर। नाउ लेट्स मूव फर्दर एंड डिस्कस विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिड सोफी बिलोंग टू? अब सोफी के सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करती, सो दैट वाज लोअर मिडिल फैमिली, और ये लोग फैक्ट्री मेकिंग बिस्किट मेकिंग फैक्ट्री में इनके जो फैमिली वाले थे वो सब उसमें इन्वॉल्व थे टू अर्न द लाइवलीहुड। नाउ व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ अ फैमिलीज फाइनेंशियल स्टेटस? अब कहाँ से हमें पता चला उनकी फैमिली स्टेटस के बारे में, जल्दी से रीड करके समझते हैं। Sophie belongs to a lower middle class family. She is an escapist and has wild dreams. Sophie किसको belong करती है? एक lower middle class family को belong करती थी, जो हमने already summary में भी discuss किया था। और वो कौन है? She is an escapist and has wild dreams. और वो अपने घर से काफ़ी फरार हो गई, भाग चुकी है अपने घर से। रियलिटी में नहीं, मतलब अपने घर से फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशन, आइडियाज़ की सेंस में काफ़ी दूर है, और वो एक अपने ही एक अलग ही वर्ल्ड में वो रहती है। एंड हैज वाइल्ड ड्रीम्स, शी ड्रीम्स ऑफ थिंग्स शी कांट हैव इन रियल लाइफ। वो ऐसी चीज़ों का ड्रीम करती है कि काश मेरे पास, मैं एक बुटीक चलाना चाहती हूँ, मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, एक लीड एक्ट्रेस का रोल करना चाहती हूँ। तो क्या ये पॉसिबल है एक लोअर मिडिल फैमिली इनकम के लिए ऐसा सोचना? जेंसी टेल्स हर दैट बुटीक नीड्स अ लॉट ऑफ मनी। फिर जेंसी बोलती भी कि बुटीक में बहुत पैसा चाहिए होता, अपने हमारे पेरेंट्स के पास इतना नहीं है। Sophie knows that the family doesn't have money. She says, if ever I came into money, I'll buy a boutique. Even little Derek understands her unrealistic nature. और यहाँ पे वो कैसे जेंसी को बोलती, जब जेंसी बोलती है कि हमारी फैमिली के पास इतना पैसा नहीं है कि तुम अपना बुटीक स्टार्ट कर सको, तो तब सोफी बोलती है, she knows that the family doesn't have money. वो जानती है कि उनकी फैमिली एक लोअर मिडिल इनकम को बिलोंग करती है, और उनके पास इतना फाइनेंस नहीं, इतने पैसे नहीं, इतनी मनी नहीं है कि वो उसको बुटीक स्टार्ट करके दें। तो बोलते हैं कि कभी इफ एवर आई केम इनटू मनी, कभी अगर मुझे इतना पैसा मिला तो मैं ज़रूर ये करूँगी। तो अगेन उसकी एक और फैंटेसी से एक और दूसरी फैंटेसी इन्वॉल्व है, वो ऐसे ऐसे रिलेशंस बताती रहेगी जिनकी कोई सेंस नहीं है, और जो सिर्फ अगर पॉसिबल है तो एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में, एक फैंटेसी वाले वर्ल्ड में ही ऐसे थॉट्स प्रिवेल कर सकते हैं। I'll buy a boutique. Even little Derek, और जो छोटा भाई जो ये यंगर ब्रदर था सोफी का, दैट इज़ डेरेक भी हंसता है अपनी बहन के ऊपर, और वो भी समझ जाता है कि मेरी जो बहन है हर अनरियलिस्टिक नेचर की, कितनी अनरियलिस्टिक है, उसको रियलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं, उसको कुछ नहीं पता कि फैक्ट है क्या, हकीकत क्या है, क्या हम इतना बुटीक ले सकते हैं। और वो बोल रही है बुटीक के लिए पैसे नहीं है, तो पहले मैं एक्ट्रेस बनूंगी, मैं इतना मुझे पैसा मिल जाएगा वहाँ से, फिर मैं बुटीक। सो इज़ दैट ऑल पॉसिबल? तो भाई भी हंसता है, यार कैसी अनरियलिस्टिक बातें कर रही है दीदी। नाउ जियोफ ऑक्यूपेशंस रिफ्लेक्ट्स देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब हमें उनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कहाँ से पता चला? जियोफ के वर्किंग स्टाइल से पता चला कि जियोफ सिर्फ एक मैकेनिक के वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग ले रहा था। सो जियोफ्स ऑक्यूपेशन रिफ्लेक्ट्स देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ही इज़ एन अप्रेंटिस मैकेनिक। अब वो एक अप्रेंटिस मैकेनिक, अप्रेंटिस क्या होते हैं? जो अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग करते हैं किसी के अंडर में। सो ही ट्रेवल्स टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी। अब वो हर दिन एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रेवल करता था, क्या करने के लिए? सिर्फ अपनी अप्रेंटाइज करने के लिए, अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए। हिज जैकेट इज शेपलेस, और वैसी एक रफ सी जैकेट पहनता था बिकॉज इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे अच्छी जैकेट्स। हर फादर लैक्स सोफिस्टिकेशन, और उनके जो पापा थे वो काफ़ी एग्रेसिव थे, चिड़चिड़े हो गए थे, बहुत हार्ड वर्क करते थे, बहुत ही गरीबी थी, तो वो बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड, जो हाई एलीट क्लास वाले जो सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं वो वैसा बिहेव बिल्कुल नहीं करते थे।
ही इज़ अ हैवी ब्रीदिंग मैन, ही सिट्स इन हिज वेस्ट एट द टेबल। और वो काफ़ी हैवी ब्रीदिंग, काफ़ी गंभीर टाइप की सोच रखते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही मेच्योर थे, और वो अपनी वेस्ट में बैठे रहते थे, अपनी जो बनियान होती है उसमें पहन के उसको बैठे रहते थे। ही grunts and tosses one of little Derek's shoes from his chair to the sofa। अब जब हम समझ सकते होंगे घर की कंडीशन क्या थी, सोफे पे शूज़ वगैरह पड़े हुए हैं, और वो इतने चिड़चिड़े, इतने गुस्से टाइप के थे, बिकॉज बहुत हार्ड वर्किंग थी, और फाइनेंशियल सोर्सेज बहुत कम थे, फैमिली को रेस करना था, अप ब्रिंग करना था, तो बहुत उनके लिए चैलेंज था, एज ही वाज द ओनली मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फैमिली। तो वो क्या, उन्होंने क्या करा, जब शूज़ घर पे सोफे पे आए और वो शूज़ रखे, तो उन्होंने इधर से उठा के वो उधर तरफ फेंक दिए ऐसे ज़ोर से, गुस्से में, तो वो शूज़ टॉस करके दूसरी तरफ चला गया। सो ही grunts and tosses one of little Derek's shoes from his chair to the sofa. There is stove in the same room where dirty washing is piled in a corner. It is in a corner. So there is वही जहाँ पर वो रहते थे वहीं पर उनकी किचन भी थी, वहीं पर उनका स्टोव था, सेम रूम, वही रूम पर जहाँ पे उनके गंदे कपड़े ढेर लगे रहते थे, कोने में एक के ऊपर एक ढेर लग रहा है और वो इकट्ठे सब वॉश होंगे, तो वहीं पर उनकी किचन भी थी। सोफीज फादर गोज टू पब ऑन हिज बाईसाइकिल। और जब हम चैप्टर को पढ़ रहे थे हमें पता चला कि जब वो मैच जीत गए डेनी कैसे, और जब मैच देख के वो वापस आ रहे थे और वो सेलिब्रेट करना चाहते थे विक्ट्री को, डेनी कैसे की विक्ट्री को, फुटबॉल मैच की विक्ट्री को, तो उन्होंने क्या करा, अपनी साइकिल को ही साइकिल से ही वापस आए और अपने पब के वहाँ पे साइकिल रख दी और अंदर पब में चले गए। तो साइकिल चलाने से भी पता चला कि दे बिलोंग टू अ वेरी पुअर फाइनेंशियल स्टेटस। ऑल दीज इंडिकेटर्स कंफर्म देयर लोअर मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड। ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं अबाउट देयर लोअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड या लोअर फैमिली स्टेटस को पता चलता है हमें। So that's all about this complete question. Heading with the next, Sophie's dreams and disappointments are all in her mind. Sophie's के जितने भी dream हैं, जितने भी disappointments हैं, they are all in minds. Yes, ये सब उसके दिमाग में ही थे। बस एक life which is full of imagination, which is filled with fantasies and just fantasies. Sophie is a young school girl belonging to a lower middle class family. She wants to rise from the situation in which she finds herself. अब सोफी एक young school girl है जो belong करती है एक lower middle class family को। She wants to rise from the situation in which she finds herself. अब वो जिस फैमिली में रहती है, जिस बैकग्राउंड में वो रहती है, जिस फैमिली सिचुएशन है उसकी, वो उस वहाँ से बाहर आके एक अच्छी लाइफस्टाइल में रहना चाहती थी। शी इज़ एन इनक्योरेबल ड्रीमर एंड एस्केपिस्ट। अब बार बार ये वर्ड यूज़ करा बिकॉज वो कुछ भी, कोई भी उसको कितना भी कन्विंस कर ले, वो अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं थी, कोई कोशिश ही नहीं कर रही थी। शी dreams of opening a boutique. Her classmate Jency, who had her feet firmly planted on the ground, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, वो बिल्कुल वो क्या करना चाहती थी, she dreams of opening a boutique, वो अपना एक बुटीक स्टार्ट करना चाहती थी। और उसकी जो क्लासमेट थी, उसकी जो फ्रेंड थी जेंसी, who had her feet firmly planted on the ground, और उसके जो पैर थे वो बहुत अपने पैरों को बहुत स्ट्रांगली, यहाँ पे एक फ्रेज है her feet firmly planted on the ground, कि ज़मीन पर भी अगर वो पैर रखती थी तो बहुत ध्यान से कि कहीं कोई गड्ढा तो नहीं जिसमें वो गिर जाएगी, कोई ट्रैप तो नहीं है ऐसा। सो इट्स जस्ट अ फ्रेज ये बताने के लिए कि शी वॉज वेरी मच प्रैक्टिकल इन हर अप्रोच एंड वेरी मच कनेक्टेड विद द रूट्स। तो ये चीज़ें उसमें बताई गई हैं विद द फ्रेज टेल सोफी, और वो सोफी को बताती है दैट ओपनिंग अ बुटीक रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी एंड एक्सपीरियंस एंड शी हैज़ नाइदर ऑफ देम। और अगर तुम्हें बुटीक खोलना है सोफी तो उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और बहुत एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ना तो तुम्हारे पास पैसे हैं इतने सारे और ना ही एक्सपीरियंस है। सो जस्ट गेट रिड ऑफ दिस ड्रीम और फैंटेसी। तो उसको ऐसा बार बार बोलती थी वो।
सोफी हु फ्लोट्स इन अ ड्रीमी वर्ल्ड, बट सोफी अपने ड्रीमी वर्ल्ड में, ये मैडम फेरी हैं, अभी नीचे नहीं उतरी, ज़मीन पर पैर रखने का कोई प्लान नहीं है. सो सोफी हु फ्लोट्स इन अ ड्रीमी वर्ल्ड ऑफ हर ओन ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस और अ फैशन डिज़ाइनर. वो क्या प्लान कर रही है? एक्ट्रेस. एक्ट्रेस नहीं तो पहले वो प्लान करती फैशन डिज़ाइन, चलो फैशन डिज़ाइनर नहीं तो मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी. इट इज़ समथिंग लाइक विच इज़ एक उनके बाएं हाथ का खेल है, बट ऐसा सब छड़ी घुमाएंगी और फेरी टेल सब कुछ हासिल कर लेंगी. बिकॉज शी इज नॉट at all willing to come to the reality, to accept the reality, to face the reality and to live in that challenging life. वो उन चीज़ों को accept करने के लिए ही ready नहीं थी. Now, she has dreams of a hero also. यहाँ तक कहानी खत्म नहीं हुई थी बुटीक पे और ड्रेस फैशन डिजाइनर पे, कहानी तो अभी और थी. तो she also dreams of a hero. अब वो ऐसा ड्रीम करती कि एक सुपरस्टार उसका हीरो है. She develops fascination for Danny Casse. They want a boy of football. She sees him in action only once when he scores the second goal for United. United कौन है? ये उस टीम का नाम है जिसके लिए डैनी कैसे खेलते थे. She imagines him coming to her and tells her brother about the meeting. आप डैनी कैसे, अब ये सोफी पूरा इमेजिन कर रही है यहाँ पे, उसको बता रही है कि she sees him, उसने सिर्फ उन डैनी कैसे को फुटबॉल मैच खेलते हुए ही देखा था और कभी रियलिटी में वो कभी नहीं मिले, ना कुछ हुई. This is all in her fantasy. So only once when he scores the second goal for United, she imagines him coming to her. वो imagine कर रही है कि डैनी कैसे मेरे पास आ रहा है, and tells her brother about the meeting. और वो यही बात इमेजिन कर रही है और अपने भाई को जियोफ को उस मीटिंग के बारे में बताती है. She goes on waiting for him on the next date, but he doesn't turn up. और यही उम्मीद के साथ, इस फैंटेसी को ध्यान में ही रखते हुए, इस फैंटेसी में ही जीते हुए, वो फिर से प्लान करती है कि मैं उससे मिलूंगी क्योंकि उसने मुझे प्रॉमिस करा था वो मुझसे अगली बार मिलेगा. She becomes sad and carries the burden of sadness all the time. और वो काफ़ी उदास हो जाती है कि डैनी कैसी ने प्रॉमिस करा बट डैनी कैसे मिलने नहीं आया, और वो इसी वजह से वो उदास घूमती रहती कि मुझसे डैनी कैसे मिलने नहीं आया. बट इट इज़ ऑल इन इमेजिनेशन. ये रियलिटी नहीं है जिसकी वजह से रियलिटी वो ख़राब कर रही है. Thus, her dreams and disappointments are the creations of her mind. और जो भी उसके ड्रीम्स हैं, ड्रीम की वजह से जो डिसअपॉइंटमेंट्स उसको हो रही हैं, they are just what? They are just the creations of her mind. ये सिर्फ उसके दिमाग की ये क्रिएशन है जो उसने फैंटेसी बनाई, एक वर्ल्ड डेवलप करा इमेजिनेशन का, और जितने भी सैड, जितने भी डिसअपॉइंटमेंट्स हुए वो उसको उसी इमेजिनेशन की वजह से, उसी माइंड के थॉट्स की वजह से हुए. So which is very well justified. Now, heading with the next question, it is natural for teenagers to have unrealistic dreams. ये बहुत ही natural है किसके लिए? teenagers के लिए to have unrealistic dreams. जैसे कि हमने beginning में ही discuss करा था, it's very obvious, it's very but natural है कि अगर कोई adolescence age में आया है तो वो aspire करेगा, वो dream करेगा. Like it is quite natural कि ठीक है ना, आप भी fantasy कर रहे हो, it is natural. What would you say are the benefits and the disadvantages of such fantasizing? अब I'll give you answer. जो भी मैंने आपसे beginning में question पूछा था, are you a Sophie kind of person or are you a Jency kind of person? तो ये पूछने का reason था कि मैं आपको अब बताऊंगी, जो मैंने आपको बोला था मुझे comment box में comment करके बताइए, और then मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों पूछा, मैं आपको suggest करूंगी, मैं आपको advice करूंगी. So here comes with the benefits and disadvantages of such fantasy. इनके कुछ benefits होते हैं और इनके disadvantages क्या होते हैं उसको हम इस आंसर में डिस्कस करेंगे. Teenagers have boundless enthusiasm and ambitions. जिनकी कोई लिमिट्स ही नहीं होती, जिनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, बियॉन्ड चीज़ों को इमेजिन करने लग जाते हैं जो बहुत ही फार बियॉन्ड रहती हैं. They have sweet dreams and go on fantasizing. बहुत अच्छे उनके ड्रीम्स होते हैं, उनको फैंटेसाइज करने लग जाते हैं. It is natural for them to do so. Every youth is a dreamer. Every great scientist or writer has a dream. हर एक जो महान साइंटिस्ट है, जो एक महान राइटर है, उसका कोई ना कोई ड्रीम तो होता होगा. Without something to aspire for, one can't strive to achieve that goal. अब बिना कुछ सपना लिए
आप सपने ही नहीं है तो क्या हासिल करने जाओगे? सो दिस इज वेरी जस्टिफाइड कि विदाउट समथिंग टू एस्पायर फॉर वन कैंट स्ट्राइव टू अचीव दैट गोल। आपको कभी वो चीज़ प्रोवोक नहीं करेगी अपना गोल हासिल करने के लिए। तो ड्रीम करो, उसको अचीवेबल बनाओ, उसको अचीव करने की कोशिश करो, प्रोवाइडेड विद हार्ड वर्क। जस्ट नॉट कि इमेजिन 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 ही करते रहो, इट्स नॉट अबाउट दैट। ड्रीम्स लीड टू द गोल्डन गेट ऑफ सक्सेस। It is just the dreams that lead you to the golden gate of success. ड्रीम्स की वजह से ही आप कामयाब हो सकते हो। सपना देखोगे, सपने को प्रैक्टिकल बनाओगे, रियलिटी में उसको एग्जीक्यूट करोगे और फिर उसको फाइनली अचीव करोगे। तो सक्सेस, तो ड्रीम बेसिक रीजन था जो हमें सक्सेस की तरफ लीड कर रहा है। सम टीनेजर्स फ्लोट इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। अब कुछ टीनेजर्स जैसी कि सोफी थी ऐसे ही होते हैं और क्या करते हैं, दे फ्लोट इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। अपनी फैंटेसी की वर्ल्ड में ही फ्लोट करते रहते हैं। वहाँ से नीचे आने नीचे आने में ही बिलीव नहीं करते, वो नीचे आना ही पसंद नहीं करते। वो रियलिटी को फेस, नीचे आने का मतलब यहाँ पे कोई लेवल नहीं है ऊपर नीचे वाला, बट एग्जैक्टली वो आसमान में, सातवें आसमान में रहते हैं और वो रियलिटी से एक्वेंट होने में, फेमिलियर होने में ही बिलीव नहीं करते हैं। दे हैव अनरियल ड्रीम्स, इट इज़ जस्ट लाइक अ चाइल्ड आस्किंग फॉर द मून। तो ये सिर्फ ऐसी ही बात है, वो उनके ऐसे अनरियल ड्रीम्स होते हैं जिनका रियलिटी से कोई मेजरमेंट ही नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो ऐसी बात है कि एक बच्चा बोले कि मैम मुझे मून चाहिए, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? ये वो वाली बात बता रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली फैंटेसी। Their feet are in the mud and they dream of the stars in the sky. अब उनके पैर तो मिट्टी में है, दलदल में है। मतलब यहाँ पे मिट्टी और मून को, स्टार्स को क्या बोला गया है कि वो रियलिटी में तो इतने गरीबी लेवल में रहते हैं, बट वो इमेजिन करते हैं कि उनको सातवें आसमान में जगह मिले। बट रियलिटी तो ये है कि दे आर वेरी पुअर इन देयर स्टेटस, और वो इमेजिन करते हैं अपने आप को एज इफ लिविंग इन दी 5 स्टार ट्रीटमेंट, लैविश क्लास, वो एलीट क्लास वाली। तो ये वाली बात हो गई। सच फैंटेसाइजिंग रिजल्ट्स इन डिसअपॉइंटमेंट एंड डिसइल्यूशनमेंट। अब इन सब की वजह से क्या होता है, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट्स होता है, हार्ट ब्रेक होता है, फेलियर होता है और डिसइल्यूशनमेंट होता है। अ ड्रीमर हु फेल्स टू रियलाइज हिज ड्रीम इज लेबल्ड अ फेलियर। और एक ड्रीमर जो अपने ड्रीम्स को रियलाइज करने में फेल हो जाए उसको हम एक फेलियर बोलते हैं। Those who realize their dreams become heroes and achievers in their spheres. अब वो लोग, those who realize, जिनको अपने ड्रीम्स को रियलाइज करते हैं कि ये मेरा ड्रीम है, इसका एनालिसिस करते हैं और उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो those who realize their dreams become heroes and achievers in their spheres. और वो क्या बन जाते हैं, वो फेलियर की जगह वो अचीवर बन जाते हैं अपनी अपनी फील्ड में, बिकॉज उन्होंने ड्रीम्स को रियलाइज करा, उनको अचीव करने की कोशिश करी। आई थिंक इट्स बेटर टू हैव ड्रीम्स इवन इफ वी फेल टू रियलाइज देम। वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आई थिंक इट इज बेटर टू हैव ड्रीम्स। सपने लेना अच्छी बात है, सपने बनाना अच्छी बात है, इवन इफ वी फेल टू रियलाइज देम। हमको रियलाइज नहीं भी कर पा रहे बट फिर भी कोई बात नहीं, सपने देखना इज ऑलवेज गुड। हु वुड हैव ड्रीम्स इफ द टीनेजर्स डोंट? तो बोला अगर टीनेजर सपना नहीं देखेगा तो कौन देखेगा फिर सपना? विल दीज ग्रे हेडेड, ग्रे बियर्डेड पर्सन्स हैव ड्रीम्स? क्या ये ग्रे हेडेड जिनके वाइट बाल होते हैं, जिनकी वाइट दाढ़ी हो जाती, वो बुजुर्ग आदमी और औरतों को, वो बूढ़े लोगों को बोला गया है, क्या वो लोग सपने देखेंगे कि हम लोग एक्ट्रेस बन जाए, हम लोग ड्रेस डिजाइनर बन जाए, फैशन डिजाइनर बना? अगर ये सपने नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? Let the teenagers indulge in their natural activity and dream of a golden future. अब बस इतनी सी बात बोली गई है कि let the teenagers indulge in their natural activity and dream of a golden future, कि वो natural reality में आ जाएं, हकीकत से acquainted हो जाएं और फिर ड्रीम करें एक अपने सुनहरे भविष्य की। They'll strive to translate them into reality, और तब ही वो इस रियल चीज को रियलिटी में ला पाएंगे, रियल लाइफ को रियल लाइफ से मैच कर पाएंगे, तभी प्रॉपर चीजें होंगी और तभी ये जो डिफरेंस है फ्रॉम फेलियर टू अचीवर हासिल हो पाएगा। अदरवाइज इट इज ऑल इन vain. So this is all about this beautiful answer, and with this word we are done with the discussion of the entire chapter going
places. So I hope it was very informative and you understood it well. और अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स के बारे में कम से कम समय में चीज़ों को कंप्लीट करना है, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होना है, so please do follow our official website by the name www.stpupacdy.ied.in और चैनल को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो कभी ना भूलिए. That's it with the video. Thank you very much for watching.